मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम रेवरेंड इंटेंसिटी है। अध्याय 51 से 60। फैंग युआन आज कक्षा में नहीं आया। देखो दोस्तों, उसकी सीट खाली है। वह बहुत साहसी है। आज का पाठ अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जा रहा है, फिर भी उन्होंने न आने का साहस किया। ये बुरा है। बड़े की अभिव्यक्ति बदसूरत है। ऐसा लगता है कि फैंग युआन मुसीबत में है। हे। अकादमी में युवा धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों ने फैंग युआन की खाली सीट की ओर देखा, साथ ही अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति के चेहरे पर गहराते भाव को भी देखा। जब से उसने जबरन वसूली शुरू की थी, फैंग युआन कक्षा में हर किसी के खिलाफ खड़ा हो गया था। उसे परेशानी में देखकर सभी छात्र आगे आने वाली घटना के लिए उत्साहित हो गए। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति के चेहरे पर कठोरता थी जब वह गुप्त रूप से फैंग युआन की सीट की ओर देखते हुए छिद्र के पोषण का सार समझा रहे थे। वह मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, फैंग युआन, ओ फैंग युआन, मैं कल भी इस बात को लेकर चिंतित था कि मैं आपकी कमजोरी को पकड़ नहीं पाया, और आज आपने मुझे वह बात बता दी। तुम तो आखिरकार 15 साल के किशोर हो। मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। उसका बदसूरत चेहरा अधिकतर नकली था। उसका उद्देश्य इस अवसर का उपयोग करके फैंग युआन के साथ परेशानी मोल लेना और उसे दंडित करना था, जिससे कक्षा में उसका बढ़ता प्रभुत्व समाप्त हो जाए। निस्संदेह, जैसे जैसे समय बीतता गया, फैंग युआन की प्रभावशाली उपस्थिति मजबूत होती गई, जिससे अन्य छात्र मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य एकतरफा प्रभुत्व नहीं देखना चाहते थे। वह पूरी कक्षा को चमकते हुए देखना चाहता था। पुरुष। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने उंगली उठाई और मेज पर हल्के से दस्तक दी। बड़े भाई, आपकी प्रजा यहाँ है। बाहर दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड अंदर आ गए। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने सबके सामने कहा, यह फैंग युआन नियंत्रण से बाहर हो रहा है, इतना आलसी हो गया है और मेरी नाक के नीचे ही कक्षाएं छोड़ रहा है। छात्रावास जाओ और उसे मेरे लिए यहाँ ले आओ। हाँ बड़े साहब। पहरेदार अपने रास्ते चले गए। दरवाजे के बाहर गार्डों को गायब होते देख अकादमी में चर्चा का शोर मच गया। इस वार्तालाप में अनेक छात्र शामिल हुए। फैंग युआन अब गहरी मुसीबत में है, किसी ने चमकती आंखों से कहा। हे, हमें बाद में एक शो देखना है। एक अन्य व्यक्ति फैंग युआन की दुर्दशा पर खुशी से हंसा। बड़े भाई, आप बहुत घमंडी हैं। ये बड़े के अधिकार को चुनौती देना है। चाहे कोई भी सजा हो, तुम्हें वह मिलनी ही थी। गु यू फैंगजेंग ने खाली सीट की ओर देखा और अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। बाम बाम बाम। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त लहजे में मेज पर 3 बार जोर से पटकते हुए कहा, चुप रहो, कक्षा में बात मत करो। इस समय उनकी आभा फटने वाले ज्वालामुखी के समान थी, जिससे अन्य लोगों में भय उत्पन्न हो रहा था। तत्काल ही अकादमी में सन्नाटा छा गया। छात्र डरकर चुप हो गए और जल्दी से अपनी स्थिति में आ गए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति ऐसी थी, लेकिन उनके विचार पहले से ही इस मामले में गहरे थे। कक्षा चलती रही, लेकिन युवाओं का ध्यान बिल्कुल भी केंद्रित नहीं था। खिड़की के पास खड़े कुछ छात्र लगातार बाहर देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तुरंत ही विद्यार्थियों के कान खड़े हो गए तथा उनकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। आ रहा हूं। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने भी पदचाप सुनी और परिणामस्वरूप उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले ही सोच लिया था कि फैंग युआन से कैसे निपटना है। वह उसे 3 घंटे तक बाहर खड़े रहने की सजा देगा। हालांकि सजा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अपमानित करने के लिए काफी थी। पूरे पाठ के दौरान अंदर आते जाते छात्र फैंग युआन को वहीं खड़ा देखते थे। इस तरह यह फैंग युआन की अजेयता की छवि को बर्बाद कर देगा। जब छात्रों को यह एहसास होगा कि फैंग युआन कुछ खास नहीं है, तो उन पर उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इससे उनमें साहस पैदा होगा और उनकी प्रतिस्पर्धी भावना जागृत होगी। अच्छी बात यह थी कि चूंकि फैंग युआन को सजा अकादमी से मिली थी, इससे अकादमी की प्रतिष्ठा में सुधार होगा। केवल श्रद्धा से ही वे आज्ञा मानेंगे। इस प्रकार, यद्यपि यह विधि सरल है, परंतु इसके पीछे गहरे इरादे छिपे हैं। कदम करीब आ गए और अंततः कोई दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाई दिया। दस्तक दस्तक दस्तक। खटखटाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। हे, मैं इसे खोलूंगा। दरवाजे के पास खड़ा छात्र स्वेच्छा से आगे आया और उत्साहपूर्वक दरवाजा खोलने चला गया। अकादमी में शांति छा गई। असंख्य आंखें दरवाजे की ओर घूर रही थीं। दरार। छात्र ने आसानी से दरवाजा खोल दिया, जिससे एक गैप दिखाई दिया। सूर्य का प्रकाश अंतराल से अंदर आ रहा था। दरवाजा खोलते ही छात्र अचानक से थरथराने लगा और ठिठक गया। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक चीख पड़ा और अवचेतन रूप से एक बड़ा कदम पीछे हट गया।
उसका शरीर मेज से टकराया और वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा तथा मेज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके चेहरे पर भय का भाव था, उसके अंग कांप रहे थे और वह ताकत लगाने में असमर्थ था। फर्श पर लेटे हुए वह बेचैनी से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नीचे गिर रहा था। क्या गलत? एक क्षण में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सभी के माथे पर गहरी उदासी छा गई। अनेक निगाहें उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रही थीं। बाहर खड़े व्यक्ति ने धीरे से दरवाजा खोला। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अचानक अपना व्याख्यान रोक दिया। सबसे पहले सबने दरवाजे पर एक हाथ देखा। एक किशोर का बायां हाथ जिसमें से खून टपक रहा है। खूनी हाथ। इस खूनी हाथ को देखकर कई छात्राएं अपने मुंह ढककर डर के मारे चीखने लगीं। दरवाजा धीरे धीरे पूरा खुल गया। सूर्य की रोशनी की चमक से सभी की आंखें चुभ रही थीं, जिससे उनकी आंखें सिकुड़ रही थीं। तेज धूप की पृष्ठभूमि में एक दुबले पतले किशोर के साथ लिपटी एक काली छाया सबके सामने प्रकट हुई। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अकादमी के उस बुजुर्ग को अपने दिल में बेचैनी की तीव्र भावना महसूस हुई। यह फेंग युआन है, कोई जोर से चिल्लाया। जो लोग सूर्य के प्रकाश में रहने के आदी हो चुके थे, वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वह व्यक्ति कौन था। उनकी नजरों के सामने फेंग युआन खून से लथपथ होकर दरवाजे के बाहर खड़ा था, मानो वह किसी भीषण युद्ध से गुजरा हो। उसका बायां हाथ धीरे धीरे पीछे हटा, दायां हाथ कुछ बालों को पकड़ते हुए एक व्यक्ति को घसीटता हुआ ले जा रहा था। व्यक्ति का बायां हाथ आधार से पूरी तरह अलग हो गया था। वह वहां निश्चल पड़ा था, स्पष्टतः अचेत। उसके बाएं कंधे से खून बहने लगा। यह उन गार्डों में से एक है जो फेंग युआन की तलाश में गए थे। किसी ने उस व्यक्ति की पहचान ली। वास्तव में क्या हुआ? कोई पागल हो रहा था। उसने फिर हत्या की, इस बार उसने गार्डों को मारा। किसी ने फेंग युआन की ओर इशारा करते हुए, भय से चिल्लाते हुए, ऊंची आवाज में चिल्लाया, मानो इससे उसके दिल में मौजूद भय और आतंक खत्म हो जाएगा। एकाएक अकादमी में अफरा तफरी मच गई। इस समय कई छात्र नियम भूल गए और अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। वे भय, सदमे और घबराहट के भाव से फेंग युआन की ओर देखने लगे। उनकी कल्पनाओं में फेंग युआन को गार्डों द्वारा बाएं और दाएं घसीटकर यहां लाया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि फेंग युआन खून से नहाया हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति एक शैतान की तरह शांत थी। दो गार्ड, जिनमें से एक लापता है, जबकि दूसरा निश्चल पड़ा है, उसके शरीर से खून तेजी से बह रहा था और एक तालाब बन गया था। अकादमी में खून की गंध फैल गई। अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति दंग रह गया, उसने ऐसे दृश्य की आशा नहीं की थी। उसके आघात के बाद तीव्र क्रोध आया। दोनों गार्ड केवल बाहरी मार्शल कलाकार थे। तो क्या हुआ अगर वे मर गए? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात उनकी पहचान थी। वे अकादमी के रक्षक थे, जो अकादमी की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति का चेहरा दर्शाता हुआ। यह फेंग युआन बहुत ही साहसी था। उसने न केवल गाओ वान को मार डाला, बल्कि अब वह अकादमी के गार्डों की भी हत्या कर दी। नहीं, यह सिर्फ साहसिकता नहीं है, वह व्यवहारिक रूप से उकसाने वाला था, कबीले अकादमी की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा था। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति क्रोधित होकर फेंग युआन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए, फेंग युआन, ये क्या है? तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, तुम्हें बख्शने का कोई अच्छा कारण। यदि नहीं, तो रक्षकों की हत्या के अपराध में आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जहां आप कबीले के फैसले का इंतजार करेंगे। सभी छात्र कांप उठे, यहां तक कि खिड़कियां भी हिल गईं। पूरा अकादमी के बुजुर्ग की चीखों से गूंज उठा। केवल फेंग युआन ही शांत दिख रहा था, उसकी आंखों में गहरा धुंधलापन था। वह हमेशा की तरह व्यवहार कर रहा था, अपनी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं देख पा रहा था। चारों ओर देखने के बाद फेंग युआन ने अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया और एक झटके के साथ गार्ड का सिर खून के पोखर में गिर गया और फेंग युआन की पैंट पर जा गिरा। उन्होंने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की ओर अपनी मुठियां मोड़ लीं। उनकी शांत आवाज पूरे शांत अकादमी में गूंज उठी, अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी, मुझे सचमुच कुछ बताना है। बोलना। अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी दोनों भुजाओं को पीठ के पीछे करके अपना सिर झुकाकर फेंग युआन की ओर देखा। उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। अपने दिल में ठंडी हंसी के साथ उसने सोचा, फेंग युआन, तुम अधिक से अधिक गलतियां कर रहे हो और गंभीरता बढ़ा रहे हो। मैं देखूंगा कि तुम अपने आप को कैसे समझाते हो। अकादमी के अंदर सबका ध्यान फेंग युआन पर था। उनके हाव भाव में आश्चर्य, भय, उपहास और उदासीनता झलक रही थी। फेंग युआन ने इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की ओर कठोर भाव से देखा, तथा उसकी उंगली बेहोश पड़े गार्ड की ओर इशारा कर रही थी। बड़े को रिपोर्ट करते हुए, इन दोनों पहरेदारों के इरादे गंदे और कुटिल थे। वे मेरे कमरे में उस समय घुस आए जब मैं बीच स्टेज पर पहुंचने के महत्वपूर्ण क्षण पर था। जैसा कि सभी जानते हैं, एक गू मास्टर की साधना को बाधित नहीं किया जा सकता।
विशेषकर तब जब कोई उच्चतर क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हो। क्षण भर की चूक से न केवल सफलता असफल हो जाएगी, बल्कि उनका एपर्चर भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। शुक्र है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जिस समय वे अंदर घुसे, मैं पहले ही बीच के मंच पर पहुंच चुका था। तथापि इससे पहले कि जनता कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती, फेंग युआन ने आगे कहा, इन दोनों ने पहले अपनी गलती स्वीकार नहीं की। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बेशर्मी से मेरे साथ बुरा व्यवहार करने की बात कही, यहाँ तक कि हमारे कबीले के पूर्वजों को भी डांटा, झूठ बोला कि मेरी साधना में बाधा डालने का निर्णय आदरणीय बुजुर्गों का था। आपके छात्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उग्रता से विरोध किया। इन दोनों के पास मजबूत मार्शल आर्ट थी और मुझे इन दोनों लोगों को हराने से पहले जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन चूंकि वे अकादमी के गार्ड थे, इसलिए आपके छात्र ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। मैंने केवल उसका एक हाथ तथा दूसरे व्यक्ति का एक पैर काटा। यद्यपि काफी रक्त की हानि हुई, फिर भी वे अभी भी जीवित हैं। इस मामले पर यह मेरी रिपोर्ट है, कृपया मुझे न्याय दिलाए, आदरणीय बुजुर्ग। ऐसा कहकर उसने अकादमी के वरिष्ठ सदस्य की ओर अपनी मुट्ठियां बांध लीं। उनका लहजा बहुत ही जरूरी था, उन्होंने ढेर सारी जानकारी दे दी थी और दूसरों को बीच में बोलने का मौका ही नहीं दिया था। जब वह समाप्त कर चुका तो आसपास के लोगों ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। फेंग युआन ने पहले क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि वे मध्य चरण तक आगे बढ़ गए हैं। यह कैसे संभव है? वह तो सी ग्रेड का कचरा है, ये सोचना कि वह पहले मध्य चरण में पहुंच गया। उसने निश्चित रूप से झूठ बोला, वह अकादमी की सजा से डरता है, इसलिए उसने झूठ बोला। छात्र जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। मध्य चरण में फेंग युआन की उन्नति की तुलना में दोनों गार्डों के जीवन का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। वे गुयू कबीले के सदस्य नहीं थे, इससे किसे फर्क पड़ता है कि वे जीवित हैं या मृत? आपने कहा था कि आप मध्य चरण में रैंक 1 तक आगे बढ़ गए हैं। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी तथा उनका चेहरा कठोर था। फेंग युआन, यह कोई हंसी की बात नहीं है। यदि आप अब अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो भी मैं यह मान सकता हूं कि यह आपकी पहली गलती है और आपके साथ नरमी से पेश आऊंगा। यदि आप झूठ बोलना जारी रखना चाहते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि झूठ को आसानी से पहचाना जा सकता है। फेंग युआन ने खुद को और अधिक स्पष्ट नहीं किया, वह हल्के से हंसा और अकादमी के बुजुर्ग से कहा, कृपया निरीक्षण करें, बुजुर्ग। उनके कुछ कहे बिना ही अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ चुके थे। उसने अपना हाथ फेंग युआन के पेट पर रखा और उसमें अपनी आत्मा का अंश डाल दिया। तुरंत ही उसने फेंग युआन के छिद्र के अंदर का दृश्य देखा। छिद्र के भीतर कोई गू नहीं था। वसंत शरद ऋतु सिकाडा पहले से ही छिप गया था। रैंक 6 का गू रैंक 3 के अकादमी के बुजुर्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए यदि वह छिपना चाहे तो उसे आसानी से नहीं पाया जा सकेगा। जहां तक शराब के कीड़े की बात है, फेंग युआन ने उसे छात्रावास के शराब भंडार में रख दिया था और वह उसे साथ नहीं लाया था। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करके हरे तांबे के रंग का प्राचीन समुद्र देखा, जो स्थिर जल की तरह शांत था। अंदर मौजूद आदिम सार की बूंदें मध्य अवस्था के आदिम सार के पन्ना हरे रंग की थीं। छिद्र की दीवारों को देखा तो सफेद रंग की छिद्र की दीवारें परावर्तित प्रकाश से ऐसे चमक रही थी मानो वे सभी पानी से बनी हों। पानी का प्रवाह तेजी से दीवार के साथ बह रहा था। पानी की दीवार, वह सचमुच मध्य चरण तक आगे बढ़ गया, ये कैसे संभव है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने हृदय में चिल्लाकर कहा, उनके शांत भाव में आघात का संकेत था। लेकिन उसने अपनी पूरी क्षमता से इसे छिपाने की कोशिश की, उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। एक क्षण बाद, जब उसने इस तथ्य को पचा लिया, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और गंभीर स्वर में बोला, ये वास्तव में मध्य चरण है। छात्र अपनी सांसें रोके हुए परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के फैसले से अकादमी में भारी हंगामा मच गया। छात्र पूरी तरह से आश्चर्य और सदमे में थे, उनके चेहरों पर गहरा अविश्वास झलक रहा था। फेंग युआन केवल सी ग्रेड का था, लेकिन फिर भी वह मध्य चरण में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, ये सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। एक गू मास्टर के लिए साधना और दायरे को तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रतिभा होना चाहिए। ये कैसे संभव है कि सी ग्रेड वाला पहले आगे बढ़ गया? इससे ए ग्रेड, बी ग्रेड वालों को कैसा महसूस होगा? यह गू यू फेंग जेन का चेहरा पीला पड़ गया था। कल रात भी वह आश्वस्त था, लेकिन अब जब वास्तविकता उसके सामने थी, तो वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था और जमीन पर गिर पड़ा। गू यू मो बेई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और गू यू ची चेन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। अकादमी के बुजुर्ग को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था, तो फिर फेंग युआन ऐसा कैसे कर पाया? एक बार सभी युवाओं ने फेंग युआन को देखा, उनके दिल में एक ही सवाल था, उस सी ग्रेड प्रतिभा के साथ वह आगे कैसे बढ़ा? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य का हृदय भी इसी प्रकार संदेह से भरा हुआ था।
इतनी अधिक उलझन में उन्होंने फेंग युआन को दबाने के विचार को नजरअंदाज कर दिया और सीधे पूछा, फेंग युआन, मुझे आशा है कि आप इसे समझा सकते हैं, आप मध्य चरण तक आगे बढ़ने में कैसे कामयाब रहे। फेंग युआन ने मन ही मन हंसते हुए कहा, स्वर्ग कड़ी मेहनत करने वालों को पुरस्कृत करता है और छात्रों के लगातार प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप मैं आसानी से आगे बढ़ने में कामयाब रहा। झूठ। अरे, अगर स्वर्ग ने कड़ी मेहनत करने वालों को पुरस्कृत किया होता तो मैं बहुत पहले ही प्रथम स्थान पर होता। मेहनत से अध्ययन और प्रशिक्षण। कुछ समय पहले मैंने उसे अभी भी दुकानों के आसपास घूमते देखा था। जाहिर है, छात्र इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। क्या ऐसा है? अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया। उसकी निगाहें फेंग युआन को घूर रही थीं तथा उसमें दबाव झलक रहा था। फेंग युआन की अभिव्यक्ति स्पष्ट थी, उसने बिना किसी डर के बुजुर्ग से नजरें मिलाईं। उसका शरीर खून से नहाया हुआ था, उसकी लिनेन शर्ट गंदी थी, मानो वह किसी भीषण युद्ध से गुजरा हो। एक जोड़ी काली खाई जैसी आंखें, एक प्रकार की शांति, उदासीनता और यहाँ तक कि मनोरंजन का एक संकेत छिपाती हुई। ऐसी निगाहें देखकर अकादमी के बुजुर्ग का दिल डगमगा गया। यह फेंग युआन, वह डरा हुआ नहीं है, भयभीत नहीं है, धमकाया हुआ नहीं है और हैरान नहीं है। मैं उससे यहाँ कैसे पूछताछ कर सकती हूँ? उनकी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ मध्य स्तर तक पहुंचने में प्रथम होने के कारण इसमें कोई रहस्य अवश्य है। लेकिन चूंकि वह ये बात नहीं कहना चाहते, इसलिए अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में मैं उनसे जबरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मैं इसकी जांच केवल निजी तौर पर ही कर सकता हूं। ये सोचते हुए अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी नज़रें हटा ली और उनका ठंडा भाव नर्म हो गया। हालांकि फेंग युआन ने मामले को जाने नहीं दिया। आपका छात्र भयभीत है, आदरणीय बुजुर्ग। आप इन 2 गार्डों से कैसे निपटेंगे? उनका बहुत खून बह चुका है, अगर उनका जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो उनकी मौत हो सकती है। डरा हुआ आप? अकादमी के बुजुर्ग ने मन ही मन जवाब दिया। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। इस बिंदु पर अकादमी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में उन्हें आगे आकर इस मामले को सुलझाना पड़ा। लेकिन मैं इसका समाधान कैसे करूं? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य परेशान हुए बिना नहीं रह सके। वह चुपचाप सोचने लगा। फेंग युआन ने अकादमी के बुजुर्गों के भावों में आए सभी बदलावों को ध्यान में रखा। वह मन ही मन हंसा। अकादमी का वह बुजुर्ग अब सचमुच बहुत परेशान होगा। ये दोनों पहरेदार, वे केवल बाहरी लोग थे, उनका जीवन घास के समान सस्ता था। सामान्य समय में अगर वे मर भी जाएं तो किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन अब स्थिति अलग थी, उन्हें अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बाहर भेज दिया गया था। यदि वे सचमुच मर गए तो अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इस प्रकार गार्ड मर नहीं सकते थे, अकादमी के बुजुर्ग उन्हें बचाने जा रहे हैं। अकादमी के वरिष्ठ नेता को जो बात सचमुच परेशान करती है वह है फेंग युआन का फैसला। अपनी मूल योजना के अनुसार फेंग युआन ने पहले तो लापरवाही बरती और फिर गार्डों को मार डाला। इसे अपने गुरुओं की अवहेलना, अहंकार और आत्म केंद्रित होना कहा जा सकता है। कबीले के नियमों के अनुसार उसे कबीले की जेल में डाल दिया जाएगा, जहां उसे अपनी गलतियों पर विचार करना होगा। लेकिन जब फेंग युआन की मध्य अवस्था में उन्नति के मामले को इसमें जोड़ दिया गया तो ये गलत काम बहुत अलग हो गए। फेंग युआन ने भागकर पहरेदारों को मार डाला क्योंकि वह साधना कर रहा था। यह उचित था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मध्य स्तर तक आगे बढ़ने में सफल रहे और इस वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे। इससे उन्हें तर्क के पक्ष में रहने की अनुमति मिली। मध्य चरण तक आगे बढ़ने के लिए फेंग युआन ने किस पर भरोसा किया, इस रहस्य पर बाद में चर्चा की जाएगी। जीतने वाले सब कुछ जीतते हैं, हारने वाले सब कुछ हारते हैं। दुनिया केवल परिणाम की परवाह करती है। कोई भी ऐसे उत्कृष्ट जूनियर को डांट नहीं सकता। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी उस पर कोई दंड नहीं लगा सकते थे। यह अकादमी किस लिए है? इसका उद्देश्य उत्कृष्ट गू मास्टर्स का पोषण करना और कबीले में ताज़ा रक्त का संचार करना है। अब जब हमारे पास इतना महत्वाकांक्षी युवक है तो क्या आप अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी उसके साथ परेशानी मोल लेना चाहते हैं? यह आपकी भूमिका की उपेक्षा होगी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को अच्छे परिणाम मिलते हैं, एक शिक्षक के रूप में उसे दंडित करने और आलोचना करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो शिक्षक अपने छात्र को उसके अच्छे परिणाम के लिए दंडित करता है और डांटता है, उसे कभी भी मान्यता नहीं मिलेगी। शायद अन्य बुजुर्ग गुप्त रूप से फेंग युआन के लिए समस्याएं पैदा करते होंगे क्योंकि वे फेंग युआन के भविष्य की संभावनाओं से डरते हैं या दुर्भावना और अतीत की शिकायतों के कारण। लेकिन अकेले वह, सम्मानित अकादमी के बुजुर्ग, ऐसा काम नहीं कर सकते। चूंकि वह अकादमी का प्रभारी है, इसलिए उसे कम से कम सतही तौर पर निष्पक्ष रहना होगा। ये नियम है। क्या मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? उनकी कमजोरी ढूंढना आसान नहीं था। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य क्रोधित हो गए। वह दिल से जानता था कि अकादमी के सभी युवा इस मामले में केवल दर्शक थे।
वे इस मामले को केवल मनोरंजन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखने में असमर्थ हैं। वे इस लड़ाई में रोमांच का अनुभव करने में असमर्थ हैं। सच तो यह है कि यह एक ऐसा अवसर था जब वह अकादमी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में छात्र फेंग युआन के विरुद्ध लड़ रहे थे। सबसे पहले उसने नियमों का सहारा लिया और फेंग युआन को दंडित करने पर आमादा हो गया, जिससे अन्य छात्रों के सामने उसकी मजबूत छवि खत्म हो गई। इसके बाद फेंग युआन ने जवाबी हमला किया। उनकी ये कार्रवाई भले ही जल्दबाजी में की गई प्रतीत हो, लेकिन इससे मुद्दे पर चोट पहुंची और मध्य चरण में आगे बढ़ने के बहाने से उन्होंने अपना तर्क वापस ले लिया। जहां तक उन दो बदकिस्मत रक्षकों का सवाल है, वे तो केवल बलि के मोहरे थे, जो उन दोनों की बुद्धि युद्ध में फंस गए। यह फेंग युआन, वह बहुत चालाक है। यदि उसने सचमुच दो गार्डों को मार दिया होता तो भी मैं इस कारण से उससे बदला ले सकता था। यद्यपि उनकी प्रतिभा फीकी है, लेकिन इतनी सावधानीपूर्वक और अनुभवी पद्धति के साथ ये विश्वास करना कठिन है कि वह सिर्फ 15 साल के हैं। सबसे बुरी बात यह है कि मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन दिनों कबीले में उसकी शीघ्र जागृत बुद्धि के बारे में अफवाहें फैली थीं। अकादमी के बुजुर्ग को अचानक एहसास हुआ कि वह हार गया है। उनका नुकसान उनकी स्थिति के कारण हुआ। वे अकादमी के वरिष्ठतम प्रभारी थे। यह उनकी ताकत और कमजोरी दोनों थी। किसी की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। फेंग युआन ने इस तर्क को बहुत पहले ही समझ लिया था। अकादमी का वरिष्ठ सदस्य असहाय और निराश था। उन्होंने फेंग युआन से स्पष्टीकरण मांगा था, और वास्तव में फेंग युआन का स्पष्टीकरण खामियों से भरा था और आसानी से उजागर होने योग्य था। इन रक्षकों को अकादमी के बुजुर्ग ने स्वयं चुना था। वे गुयू के पूर्वजों को डांटने के लिए इतने जल्दबाज और मंदबुद्धि नहीं होंगे। फेंग युआन के शब्द जानबूझकर कहे गए थे, ये स्पष्ट आरोप था, दूसरे पक्ष के सामने जाल बिछाना था। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को ये बात स्पष्ट थी, लेकिन वह जानते थे कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये एक जाल था। एक बार जब वह इसकी जांच करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और वह इस मामले को कैसे संभालेंगे। यदि वह फेंग युआन को दंडित नहीं करता, तो दोनों गार्डों को दयनीय रूप से फंसाया जाएगा, और अकादमी के बुजुर्ग के रूप में, यदि वह निष्पक्ष रूप से चीजों को नहीं संभालता, तो कोई भी उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। यदि वह फेंग युआन को दंडित करता, तो ये प्रतिभाशाली लोगों के प्रति ईर्ष्या का प्रदर्शन और दमन होता। कबीले के किसी कनिष्ठ को दो सेवकों के लिए दबाना, जो कबीले का हिस्सा नहीं थे, यह मामला कबीले के लोगों की अप्रसन्नता को जन्म देगा। इस प्रकार, इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि कुछ भी न देखने का नाटक किया जाए, तथा इन दोनों रक्षकों को त्यागे गए टुकड़ों के रूप में माना जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, साथ ही फेंग युआन की प्रशंसा भी की। इस तरह, कबीले के लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और धोखा खाए हुए रक्षक, बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के, इसे निष्पक्षता समझेंगे। यदि वह इस मामले को इस तरह से संभालते तो इससे अकादमी के वरिष्ठ सदस्य को सबसे अधिक लाभ होता। लॉजिक ने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि इस समस्या से निपटने का यही तरीका है, लेकिन भावनात्मक रूप से वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। यह फेंग युआन बहुत कुटिल था। अकादमी का मुखिया न केवल फेंग युआन को दबाने में विफल रहा, बल्कि वह स्वयं फेंग युआन के लिए कदम का पत्थर बन गया, और सार्वजनिक रूप से अपमानित हुआ। फेंग युआन ने उनके प्रति जरा सा भी सम्मान नहीं दिखाया और सार्वजनिक रूप से उनका इस तरह विरोध करने का साहस किया, जिसके कारण अकादमी के इस प्रतिष्ठित बुजुर्ग को इतना अपमान और हताशा झेलनी पड़ी। मुद्दा यह था कि भविष्य में यदि ये दोनों गार्ड नाराज हुए और सच्चाई उजागर करना चाहा, तो अकादमी के मुखिया के रूप में, यदि वह अपनी छवि और पद को बनाए रखना चाहता था, तो उसे सबसे पहले आगे आकर उनका दमन करना होगा। लेकिन यह सब फेंग युआन के कारण हुआ था। ये कैसी भावना है? उदाहरण के लिए, यह ऐसा होगा जैसे फेंग युआन अकादमी के बुजुर्ग के चेहरे पर मल त्याग कर रहा हो, लेकिन बुजुर्ग को फिर भी उसकी प्रशंसा करनी होगी और साथ ही, उसके लिए अपना पिछवाड़ा भी साफ करना होगा। यदि कोई ये बताना चाहे कि उसके चेहरे पर मल है, तो उसे सबसे पहले उस व्यक्ति को चुप कराना होगा। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के लिए ये शिकायत की भावना लगभग असहनीय थी। उसके दिल में फेंग युआन को कुछ जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा बढ़ रही थी। लेकिन अंततः अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और फेंग युआन के कंधे पर थपथपाया। अच्छा लड़का। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का चेहरा शांत जल की तरह धुंधला था, जिससे वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। ये सब अकादमी के पोषण का परिणाम है, फेंग युआन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। अकादमी के बुजुर्ग की आंख का कोना फड़क उठा। सब कुछ फेंग युआन की गणना के अनुसार चल रहा था। इसके बाद, अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने उपचारक गू मास्टर को दोनों गार्डों को बचाने का आदेश दिया। गार्डों को बचा लिया गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे लगभग अपंग हो गए, जिसके कारण उन्हें अकादमी से निकाल दिया गया। फेंग युआन को कोई दंड नहीं मिला, इसके विपरीत उसे भरपूर प्रशंसा मिली। इस परिणाम से अन्य युवाओं में काफी भय उत्पन्न हो गया। लेकिन यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था।
जैसे जैसे समय बीतता गया, ये हंगामा पूरे कबीले में फैल गया। फेंग युआन अपनी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ मध्य चरण में आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जो पूरे कबीले के लिए भोजन के बाद की गपशप का विषय बन गए। भोजन और चाय के ब्रेक के बाद सभी लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। प्रारंभिक विचित्रता के बाद हर कोई फेंग युआन की त्वरित प्रगति के पीछे के रहस्य का अनुमान लगाने लगा। वास्तव में सी ग्रेड की प्रतिभा के साथ ए ग्रेड और बी ग्रेड को पार करके मध्य स्तर पर आगे बढ़ना कोई अजीब बात नहीं है। सच है, इस दुनिया में ऐसी कई विधियां हैं जिनसे ऐसा हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रेलिक गू को ही लीजिए। एक बार जब इस गू का उपयोग किया जाता है तो छिद्र की दीवारें बढ़ जाएंगी और यह खेती को एक छोटे दायरे तक बढ़ाने में सहायता करेगी, जो कि तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। तुरंत ही भीड़ की चर्चा विभिन्न प्रकार के संभावित उत्तरों और तरीकों पर केंद्रित हो गई। जहां तक शराब के कीड़ों और आदिम सार के बाहरी स्रोतों के सिद्धांतों का सवाल है, ये विचार भी स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा सामने लाए गए थे। यदि फेंग युआन ने शुरू में ही शराब कीड़े के अस्तित्व का खुलासा कर दिया होता तो इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन चूंकि उन्होंने इसे छुपाया था, इसलिए कई लोगों में जिज्ञासा पैदा हो गई। यद्यपि ये शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था, लेकिन गुयुए गांव में एक गुप्त हलचल मची हुई थी। अकादमी के वरिष्ठतम व्यक्ति को अनेक आंखें देख रही थीं, सभी उनके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में यदि उन्हें ये पता न हो कि जिस छात्र को उन्होंने स्वयं पढ़ाया है वह किस प्रकार आगे बढ़ा है, तो यह उनकी भूमिका के प्रति लापरवाही होगी। इस प्रकार अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। दिन बीतते गए। प्रारंभिक चरण को पार कर मध्य चरण तक पहुंचने वाला दूसरा युवा सामने आया। ये गु यू मो बेई था। इसके तुरंत बाद केवल 3 घंटे के अंतर से गु यू फेंगजिंग भी आगे बढ़ गया। आखिरकार आदिम पत्थरों की कमी के कारण वह नीचे गिर गया। बेशक फेंग युआन द्वारा उसे आघात पहुंचाए जाने का भी कारण था। तीसरे थे गु यू ची चेन। भले ही उसके पास गु यू ची लियान का आदिम सार समाहित था, फिर भी विधि की प्रभावशीलता बहुत अधिक नहीं थी और इसे हर 3 दिन में एक बार ही किया जा सकता था, जिससे यह तथ्य और भी अधिक बढ़ गया कि यह बहुत जोखिम भरा था। लेकिन उनकी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करना पहले से ही एक सफलता थी। 5वें दिन अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने एक बार फिर सब्सिडी बांटी। गु यू फेंग युआन। वह सबसे आगे खड़ा हुआ और सबसे पहले फेंग युआन का नाम पुकारा। फेंग युआन खड़ा हुआ और स्पष्ट भाव के साथ उसकी ओर चला। जब वह आगे बढ़ रहा था तो युवाओं का ध्यान उस पर था, जिससे ईर्ष्या, जलन, निरीक्षण और घृणा के सभी प्रकार प्रकट हो रहे थे। कोई भी एक जैसा नहीं था। आज बड़े साहब न केवल संसाधन बांट रहे हैं, बल्कि वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति भी कर रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सबसे पहले फेंग युआन को बुलाया गया। वह आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। चेयरमैन का पद उन्हीं का है। ये कल्पना करना कठिन है कि इसका परिणाम ऐसा होगा। इससे पहले मैंने सोचा था कि फेंग जेंग ही पहले आएगा। वह मध्य चरण तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बहुत अजीब बात है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन वह हमें बताने से इनकार कर रहे हैं। हे, अगर मैं होता तो मैं भी किसी को नहीं बताता। चुप रहो और समृद्ध बनो। जैसे ही छात्र बातचीत कर रहे थे, फेंग युआन अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के सामने आ गया। गु यू फेंग युआन, आप इस वर्ग में रैंक 1 मध्य चरण तक पहुंचने वाले पहले गु मास्टर हैं, इसलिए यह आपका इनाम है। ऐसा कहते हुए उसने उसे एक सफेद और नीले रंग का पैसों का थैला थमा दिया। फेंग युआन को पैसों का थैला मिला और उसने उसे सबके सामने खोलकर अंदर झांका। निश्चिंत रहो, अंदर कुल 30 प्राचीन पत्थर हैं, अकादमी तुम्हें धोखा नहीं देगी। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य मुस्कुराए। सच कहें तो उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि मध्य स्तर तक पहुंचने वाला पहला युवा खिलाड़ी फेंग युआन होगा। हालांकि फेंग युआन ने अकादमी के बुजुर्ग की बात नहीं मानी। वह दूसरों पर कभी भरोसा नहीं करता था और केवल अपने आप पर ही विश्वास करता था। उन्होंने ध्यानपूर्वक जांच की और पाया कि ये वास्तव में 30 प्राचीन पत्थर थे, एक भी कम नहीं। फिर उसने पैसों की थैली अपनी जेब में रख ली। ये कार्य देखकर अकादमी के वरिष्ठ सदस्य को लगा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वे और भी अधिक मुस्कुराए बिना न रह सके। मैंने तो यही अनुमान लगाया था, आखिरकार वह सी ग्रेड की प्रतिभा है। मध्य चरण की ओर बढ़ते हुए उनके आदिम पत्थर का व्यय बहुत बड़ा होना था। उसके पास किसी से कोई फंडिंग भी नहीं है, इसलिए उसे आदिम पत्थरों पर कड़ी नजर रखनी होगी। जब तक उसे आदिकालीन पत्थरों की आवश्यकता है, हमें उसके कबीले का नियंत्रण छोड़ देने का भय नहीं होगा। एक बार जब वह कबीले की प्रणाली में प्रवेश कर जाएगा, तो वह उस रहस्य को छिपा नहीं पाएगा, इसलिए भले ही हम इसकी जांच न कर पाएं, एक दिन वह हमें बता देगा। इस बात को लेकर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह आश्वस्त थे। सच्चाई यह है कि उस दिन के बाद उसने गुप्त रूप से फेंग युआन की जांच करने के लिए लोगों को भेजा था।
लगभग हर दिन खोज में प्रगति होती थी। लेकिन जाहिर है, उन लोगों को ये पता नहीं चला था कि फेंग युआन के पास कुछ 100 प्राचीन पत्थर हैं, और वह वास्तव में काफ़ी अमीर है। अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, फेंग युआन, आप रैंक 1 के मध्य चरण में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, और अकादमी के नियमों के अनुसार आपको न केवल पुरस्कार के रूप में 30 आदिम पत्थर प्राप्त होंगे, बल्कि इसके तुरंत बाद आपको अपना दूसरा गु चुनने में भी प्राथमिकता मिलेगी। अभी मैं तुम्हें कक्षा अध्यक्ष नियुक्त कर दूंगा। आखिरकार फेंग युआन को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ये सुनकर कुछ छात्रों ने आह भरी। धत तेरी की, गु यू मो बेई ने क्रोध महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। हम्फ, गु यू ची चेन ने अपने अंगों को पार किया, दृश्य को ठंडे रूप से देखा। सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति फेंग युआन का भाई गु युए फेंग झेंग था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित लग रही थी, उसके सिर पर एक काला बादल मंडरा रहा था। सामान्य छात्रों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को देखकर झुककर सम्मान देना चाहिए। अपने परिणामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से उपाध्यक्ष बनूंगा। लेकिन अब से जब भी मैं बड़े भाई को देखूंगा, तो मुझे उनके प्रति सम्मान प्रकट करना होगा। पकड़ना। लेकिन इस समय फेंग युआन बोला। उन्होंने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सम्माननीय वरिष्ठ अधिकारी, आपका छात्र प्रतिभाशाली नहीं है और उसमें उच्च बुद्धि भी नहीं है, इसलिए वह अध्यक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है। ये भूमिका प्रतिभाशाली लोगों को दी जानी चाहिए। क्या आपका मतलब है कि आप अध्यक्ष नहीं बनना चाहते? अध्यक्ष के रूप में आपको हर बार 10 आदिम पत्थर मिलेंगे। क्या आप सचमुच इसे अस्वीकार करना चाहते हैं? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने बोलते समय गहरी भौहें सिकोड़ी। पिछले 10 वर्षों के अध्यापन कार्य में उन्होंने किसी को भी इस पद को अस्वीकार करते नहीं देखा था। वास्तव में उन्होंने इस मामले पर पहले ही बहुत सोच लिया था, और फेंग युआन को कक्षा का अध्यक्ष बनाने के अपने फायदे थे। एक बार जब वह अध्यक्ष बन गया, तो वह कबीले प्रणाली के अंदर होगा। फेंग युआन को अपने इलाज का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होगा। चेयरमैन की भूमिका चाहे जो भी हो, कम से कम उन्हें अपने सहपाठियों से जबरन वसूली बंद करनी थी। यह निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जो एक क्लास चेयरमैन कर सकता था। ये पहले की तरह है, भले ही अकादमी के बुजुर्ग को फेंग युआन द्वारा अपमानित किया गया था, फिर भी उन्हें अपने उत्कृष्ट साधना परिणामों के लिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। व्यवस्था से बंधे होने के कारण वह मामलों को अपनी इच्छानुसार नहीं निपटा पाएगा, और कई बार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अकादमी के बुजुर्ग फेंग युआन द्वारा हर बार इतने सारे आदिम पत्थरों को जबरन वसूलने से नाखुश थे। वह पूरे छात्र बोर्ड के लिए सोच रहे थे। एक बार जब फेंग युआन चेयरमैन बन जाता है और जबरन वसूली बंद कर देता है, तो इससे अन्य किशोरों को फेंग युआन के दबाव से राहत मिल जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा धक्का देने पर परिवारों के बीच बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। जब तक वह कबीले के आशावान सदस्यों फेंग झेंग, मोबेई और ची चेन का पोषण कर सकते हैं, तब तक अध्यक्ष की एक छोटी सी भूमिका का त्याग करने की क्या कीमत है? और फिर भी, यद्यपि उसकी योजना अच्छी थी, परंतु सच्चाई उसकी अपेक्षा से बहुत भिन्न थी। फेंग युआन ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया। यद्यपि ये पद छोटा है, लेकिन इन जोशीले युवाओं के बीच सम्मान का ये पहला प्रतिनिधित्व है। सम्मान के अलावा अध्यक्ष के रूप में उन्हें हर बार संसाधन के रूप में 10 आदिम पत्थर मिलते हैं। इस प्रलोभन का पहले कभी किसी युवा ने विरोध नहीं किया था, लेकिन फेंग युआन ने वास्तव में अस्वीकार कर दिया। फेंग युआन ने चकित बुजुर्ग की ओर देखा और उससे पूछा, क्या अकादमी के नियमों में कहा गया है कि प्रथम को ही अध्यक्ष बनना होगा? क्या अध्यक्ष का पद अस्वीकार्य है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने ठंडे भाव से उत्तर दिया, निस्संदेह ऐसे कोई निर्दयी नियम नहीं है। फेंग युआन हंसा, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर उसने अपनी मुठ्ठियां बांध ली और अपनी सीट पर वापस चला गया। जिन छात्रों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, वे सभी भड़क उठे। एकाएक अकादमी में चहल पहल बढ़ गई। फेंग युआन ने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या उसका सिर खराब है? पता नहीं वह पागलों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा होगा। ... फेंग युआन ने अध्यक्ष बनने का विचार त्याग दिया। इसका मतलब है कि मैं अध्यक्ष हूं। खुशी बहुत जल्दी आ गई, और दूसरे स्थान पर मोबेई समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ची चेन के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह ये समझ पाने में असमर्थ था कि किसी ने वास्तव में अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, वह तो बहुत ही मूर्ख होगा। बड़े भाई फेंग झेंग ने बड़ी बड़ी आंखों से फेंग युआन को निराश होकर देखा। उनके परिणामों के अनुसार फेंग झेंग का उपाध्यक्ष बनना तय था। लेकिन जब फेंग युआन ने पद छोड़ दिया, तो फेंग झेंग को लगा कि इस पद का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इस बार अकादमी के बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया था, सचमुच बहुत काला।
पिछली बार जब फेंग युआन ने कक्षा छोड़ दी थी तो हालांकि वह गुस्से में दिख रहा था, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए एक नाटक मात्र था। लेकिन इस बार उनका मूड पहले से भी ज्यादा खराब था। फेंग युआन ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि वह कबीला प्रणाली को अस्वीकार कर रहा है। बुजुर्ग ने दसियों वर्षों तक अकादमी का संचालन किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसे छात्र को देखा जिसने इतने बड़े प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया। वह फेंग युआन को जाल में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन चूंकि वह अंदर नहीं गया, इसलिए अकादमी का बुजुर्ग असहाय था। सब्सिडी देना बंद कर दिया गया। मो बेई ने दूसरे स्थान पर रहकर अध्यक्ष पद का दावा किया। फेंग जेंग और ची चेन दोनों उपाध्यक्ष बने। कक्षा अध्यक्ष को 10 आदिम पत्थर दिए गए। उपाध्यक्षों को 5 सीटें मिलीं। कुछ छात्र जो संपन्न परिवारों से नहीं थे, वे तीनों छात्रों के प्राचीन पत्थरों को देखकर इतने ईर्ष्यालु हो गए कि उनके मुंह में पानी आ गया। लाल अग्नि का चक्राकार सूर्य धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में डूब गया। इसकी रोशनी आंखों को भेदने वाली नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की चमकदार और कोमल किरण थी। पश्चिमी आकाश लाल रंग में रंगा हुआ था, सूर्यास्त की चमक लगातार फैल रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई शाही उपपत्नी जिसे अभी अभी पुरस्कृत किया गया हो, खुशी खुशी सम्राट के चारों ओर जमा हो रही हो और उसके साथ सोना चाहती हो। किंग माओ पर्वत पूरी तरह से गुलाबी लाल रंग के समुद्र में डूबा हुआ था। प्रत्येक ऊंचे खंभे वाली इमारत और घर को भी सुनहरे धागे की एक परत से ढका गया था। अकादमी के चारों ओर लगा जंगल ऐसा लग रहा था मानो उसे तेल की हल्की परत ने मिटा दिया हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी, और जब विद्यार्थी अपनी छाती में प्राचीन पत्थरों को लेकर कक्षा से बाहर निकले तो वे तनावमुक्त और शांत मन की स्थिति में थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि फेंग युआन क्या सोच रहा है, वास्तव में कक्षा अध्यक्ष की भूमिका को छोड़ने के बारे में। हे, उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे यकीन है कि वह दिन भर लोगों को मारने के बारे में सोचता रहता है, इसलिए हमें इस तरह के पागल आदमी से परेशान नहीं होना चाहिए। सोचने पर पता चलता है कि उस दिन जब वह अकादमी में घुसा तो मैं सचमुच घबरा गया था। ये बहुत भयानक था। घर जाने के अगले दिन ही मुझे बुरा सपना आया। छात्र 2-2 या 3-3 के समूहों में चल रहे थे। शुभ दिन कक्षा अध्यक्ष। नमस्कार कक्षा अध्यक्ष। गुयू मो बेई चलते समय इठलाते हुए चलते थे, और जहां भी जाते छात्र बिना किसी अपवाद के झुककर उनका अभिवादन करते थे। उसके चेहरे पर उत्साह और मोह के भाव नहीं छुप पा रहे थे। ये सत्ता के प्रति आकर्षण ही था। भले ही ये स्थिति में एक छोटा सा अंतर ही क्यों न हो, ये व्यक्ति को अपने आत्ममूल्य के प्रति और भी अधिक आश्वस्त बना सकता है। अभी जब डूबता हुआ सूरज खून की तरह लाल दिख रहा था, मो बेई ये देख रहा था और उसका दिल गा रहा था, ऐसा कैसे हो गया कि मुझे पहले कभी इसका एहसास नहीं हुआ। इस सूर्यास्त की गुलाबी चमक वाकई मनमोहक है। चेयरमैन बनने के कारण ही इतना उत्साहित होना, मानो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। गुयू ची चेंग जानबूझकर पीछे चला गया, क्योंकि वह गुयू मो बेई का अभिवादन बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है कि फेंग युआन क्या सोच रहा है। क्या वह वास्तव में अध्यक्ष का पद छोड़ रहा है? हालांकि यह भी अच्छी बात है, वरना तीसरे नंबर पर होने के नाते मुझे उपाध्यक्ष की भूमिका कैसे मिल पाती। गुयू ची चेंग अपने दिल में उलझन में था, लेकिन उसने खुशी और राहत भी महसूस की। शुभ दिन उपाध्यक्ष महोदय। इसी समय एक सामान्य छात्र उनके पास से गुजरा और तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया। हे, आपका भी दिन शुभ हो। गुयू ची चेंग ने तुरंत सिर हिलाया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जब छात्र चला गया तो ची चेंग ने स्वाभाविक रूप से सोचा, उपाध्यक्ष का स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि कक्षा का अध्यक्ष होने का एहसास और भी बेहतर है। काश मैं उपाध्यक्ष न होकर स्वयं अध्यक्ष होता, कितना अच्छा होता। ची चेंग जो पहले बहुत खुश था, अब अतृप्त लालच से भर गया था, तथा कक्षा अध्यक्ष की भूमिका के लिए अपेक्षाएं जुटाने लगा था। कबीले की व्यवस्था के तहत प्रत्येक रैंक जो पिछले से ऊंची होती थी, वह गाजर की तरह होती थी जो पिछले वाले से बड़ी होती जाती थी और उसे गहराई से लुभाती थी। हालांकि मैं केवल सी ग्रेड की प्रतिभा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ बेहतर से बेहतर होता जाएगा। गुयू ची चेंग अपने भविष्य के प्रति आशा से भरा हुआ था। हालांकि अभी दूसरे उपाध्यक्ष गुयू फेंग जेंग अपने दिल में बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति भी काफी भद्दी थी। बड़े भाई, आप। वह अविश्वास से भरी हुई आंखों से अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा, जहां एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। पुराने नियम हमेशा की तरह हैं, हर व्यक्ति के पास आदिम पत्थर का एक टुकड़ा है। फेंग युआन उसकी बाहों को गले लगाते हुए खड़ा था, उसकी आवाज सुस्त थी। फेंग जेंग का मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ, फिर कुछ क्षणों के प्रयास के बाद आखिरकार उसने कहा, बड़े भाई, लेकिन अब मैं उपाध्यक्ष हूं। यह सच है। फेंग युआन भावशून्य था। उसने फेंग जेंग को उदासीन दृष्टि से देखते हुए सिर हिलाया। उपाध्यक्ष को हर बार 5 टुकड़ों का भत्ता मिलता है, इसलिए तुम्हें इसके बदले 3 टुकड़े दे देने चाहिए।
फैंग जेंग अचंभित रह गया और एक पल के लिए वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गया। जब वे वहां पहुंचे तो किशोरों का एक समूह गु यूमो बेई के चारों ओर इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने फैंग युआन को स्कूल के गेट के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते देखा तो गु यूमो बेई क्रोधित हो गए और उनकी उंगली फैंग युआन की ओर इशारा कर रही थी। फैंग युआन, क्या आप में वाकई इतनी हिम्मत है कि आप हमें रोक सकें? अभी मैं चेयरमैन हूं और एक सामान्य छात्र की तरह जब आप मुझे देखें तो आपको सबसे पहले झुककर मेरा अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद उसे फैंग युआन की मुट्ठी ने जवाब दिया। गु यूमो बेई को अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया। मुक्का खाने के बाद वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। तुमने मुझे मारा, तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तो केवल अध्यक्ष हूं। उसे फिर से जवाब देने वाली चीज अभी भी फैंग युआन की मुठ्ठियां थीं। बैंग बैंग बैंग। आक्रामक और रक्षात्मक वार के कुछ दौर के आदान प्रदान के बाद गु यूमो बेई को फैंग युआन ने फर्श पर गिरा दिया और वह बेहोश हो गया। आसपास के सभी युवा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए तथा एक क्षण के लिए तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। यह उनकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। गेट के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदार भी अपनी पलकों के नीचे से सब कुछ देख रहे थे। वे आपस में कानाफूसी करने से खुद को नहीं रोक सके। फैंग युआन ने अभी अभी नए क्लास चेयरमैन को गिरा दिया है, अब हम क्या करें? चटनी 2, आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बस उन पर नजर रखें, फिर कुछ अन्य लोगों को बुलाएं और जगह को साफ करें। लेकिन अरे अरे, आप फैंग युआन जैसे व्यक्ति को भड़काना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि वांग दा और वो एर के साथ क्या हुआ था। पूछताछ करने वाला गार्ड तुरंत कांप उठा और उसने और कुछ कहना बंद कर दिया। विशाल प्रवेश द्वार पर 2 पहरेदार बिल्कुल सीधे और सीधे खड़े थे। किसी घटना को अपने बगल में घटित होने देना, ऐसा था मानो वे बहरे और अंधे हो गए हों, कुछ भी सुनने या देखने में असमर्थ हों। फैंग युआन ने गु यूमो बेई को सुझाने के बाद उन्होंने फैंग जेंग और ची चेंग को भी निपटाया। तभी अन्य किशोरों को एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। फैंग युआन अब भी वही पुराना फैंग युआन था और जबरन वसूली हमेशा की तरह जारी रहेगी। आप में से प्रत्येक एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा सौंपे, उपाध्यक्ष 3 टुकड़े, कक्षा अध्यक्ष 8 टुकड़े। फैंग युआन ने नए नियमों की घोषणा की। युवा केवल आहें भर सकते थे और आज्ञाकारी ढंग से अपने आदिम पत्थरों को बाहर निकाल सकते थे। जब वे स्कूल के गेट से बाहर निकले तो अचानक किसी ने अपना सिर थपथपाया और जोर से बोला, मैंने भी सोचा था, कोई आश्चर्य नहीं कि फैंग युआन कक्षा अध्यक्ष का पद नहीं चाहता था। वह हमसे जबरन वसूली जारी रखना चाहता था। यह सही है। हर बार जब वह ऐसा करता है तो उसे लगभग 59 टुकड़े आदिम पत्थर मिलते हैं और अभी ये संख्या बढ़कर लगभग 68 हो गई है। यदि वह कक्षा का अध्यक्ष होता तो उसे केवल 10 टुकड़े मिलते। उनमें से काफी लोग प्रबुद्ध थे। वह बहुत विश्वासघाती है, बहुत चालाक है, बहुत क्रूर है। उनमें से कुछ लोग घृणा और आक्रोश से भरे हुए अपनी जांघें थपथपा रहे थे। इस तरह से इसका मतलब है कि कक्षा और उपाध्यक्ष के पद के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है। उनसे भी जबरन वसूली की जाएगी और बाकी लोगों की तरह उनके पास भी 2 टुकड़े रह जाएंगे। ये तो पता नहीं चल पाया कि ये किसने कहा, लेकिन जब युवाओं ने ये सुना तो वे सब चुप हो गए। टकराना। अकादमी के वरिष्ठ छात्र ने बहुत क्रोधित होकर मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह फैंग युआन बहुत ही बेतुका है, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? यहां तक कि जबरन वसूली जारी रखने के लिए कक्षा अध्यक्ष से 8 टुकड़े और उपाध्यक्ष से 3 टुकड़े ले लिए गए। तो फिर एक क्लास का वाइस चेयरमैन होने और दूसरे सामान्य छात्रों के बीच क्या अंतर रह जाता है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका स्वर क्रोध से भरा हुआ था। जब फैंग युआन ने कक्षा अध्यक्ष का पद अस्वीकार कर दिया तो इसका मतलब था कि वह कबीले की व्यवस्था में अपने एकीकरण को अस्वीकार कर रहा था। सख्त शब्दों में कहें तो ये कबीले के प्रति एक प्रकार का विश्वासघात था। ये बात अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को बहुत क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके तुरंत बाद फैंग युआन अपने सहपाठियों से जबरन वसूली करने चला गया था। उनकी पहुंच बढ़ती जा रही थी और ये पहले ही अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की पहुंच से बाहर हो चुका था। इस बार की जबरन वसूली के बाद कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रभाव पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। समय के साथ सामान्य छात्र इन दोनों पदों के प्रति अपना सम्मान और रुचि खो देंगे। हालांकि इस बार फैंग युआन की हरकतें छोटी लग रही थीं, लेकिन इसके पीछे का अर्थ काफी गंभीर था। ये कबीले की व्यवस्था को चुनौती देने के लिए स्वयं की शक्ति का प्रयोग करने जैसा था। यह ऐसी बात थी जिसे अकादमी के वरिष्ठ सदस्य बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। वह कबीले की नई आशाएं जगा रहा था, कबीले के गद्दारों की नहीं। फिर भी, ये जानते हुए भी कि फैंग युआन ने जाकर उसकी आधार रेखा को चुनौती दी है, वह जानता था कि वह इस मामले को संभालने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि वह सचमुच ऐसा करता तो सबसे पहले उसे जाने न देने वाला व्यक्ति कबीले का मुखिया होता।
उनके खिलाफ राय रखने वाले दूसरे और तीसरे व्यक्ति गु यू चिलियान और गु यू मो चेन होंगे। कबीले के मुखिया ने अपनी सारी उम्मीदें गु यू फेंग जेन पर लगा दी थीं, क्योंकि फेंग जेन 3 वर्षों में एकमात्र ए ग्रेड प्रतिभा था। कबीले के नेता को एक दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्र प्रतिभा की आवश्यकता थी, न कि एक नाजुक और कोमल फूल की जिसकी देखभाल की जाए। वहीं चिलियान और मो चेन ने भी अपने अपने पोतों पर आशाएं लगा रखी थीं, यह आशा करते हुए कि उनके पोते पोतियां असफलताओं और निराशाओं के बीच बड़े होंगे। यदि अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने कार्य किया और छात्रों के स्थान पर फेंग युआन को दंडित किया, तो एक बार यह बात फैल गई तो कहावतें बन जाएंगी कि मो और ची परिवार के भावी उत्तराधिकारी फेंग युआन को नहीं हरा सकते और उन्हें केवल वरिष्ठों की मदद लेनी चाहिए। ये कितना अप्रिय होगा। यह निश्चित रूप से मो और ची परिवार की प्रसिद्धि और सम्मान के लिए एक बड़ा झटका होगा। बेशक अकादमी के बुजुर्ग को छोटे से फेंग युआन का डर नहीं था, बल्कि उन्हें चिंता थी कि उनके हस्तक्षेप से 3 पक्षों कबीले के मुखिया मो और ची वंश से दबाव बढ़ेगा। वे लगभग संपूर्ण गु युए उच्च अधिकारियों से मिलकर बने थे। एक तुच्छ वृद्ध के रूप में वह कैसे सहन कर सकता था। इस मामले की जड़ अभी भी फेंग युआन के रहस्य तक जाती है। मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने आखिर किस चीज पर भरोसा किया। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने दिल की आग को काबू में किया और अपनी मेज पर रखी 3 जांच रिपोर्टों पर नजर डाली। पहली रिपोर्ट में फेंग युआन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में व्यापक जानकारी दी गई थी। फेंग युआन का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, उसकी पहचान में कुछ भी अजीब नहीं था और उसका जीवन अनुभव पूरी तरह से स्वच्छ और बेदाग था। उनके माता पिता दोनों का निधन हो चुका था और उन्हें उनके चाचा चाची ने अपने पास रख लिया था। हालांकि उनकी आपस में नहीं बनती थी और जब से वह अकादमी में गया था तब से फेंग युआन हमेशा अकादमी के छात्रावास में ही रहता था। दूसरी रिपोर्ट फेंग युआन के जीवन अभिलेखों के बारे में थी। उन्होंने जूनियर आयु में ही प्रारंभिक बुद्धिमत्ता दिखा दी थी और उनके कबीले के लोग उन्हें आशावादी दृष्टि से देखते थे तथा ये भविष्यवाणी करते थे कि वे संभवतः ए ग्रेड प्रतिभावान होंगे। फिर भी जागृति समारोह के बाद परीक्षण में उसे सी ग्रेड का पाया गया, जिससे कबीले को बहुत निराशा हुई। तीसरी रिपोर्ट फेंग युआन के हालिया सफर पर थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सरल थी और उनका शेड्यूल भी बहुत सख्त था। दिन में वह हमेशा अकादमी में पढ़ाई करता था और रात में हमेशा छात्रावास में सोता था। वह अपनी साधना में अत्यंत परिश्रमी थे और हर रात किसी गु मास्टर की साधना में प्रवेश करते थे तथा अपने छिद्र का पोषण करते थे। कई बार वह बेहतर भोजन करने और पीने के लिए शराब खरीदने के लिए गांव की एकमात्र सराय में चला जाता था। उन्हें शराब से विशेष लगाव था और वे हरे बांस से बनी शराब पीना पसंद करते थे। अपने छात्रावास के बिस्तर के नीचे वह हरे बांस की शराब के 10 बर्तन रखता था। अकादमी के बुजुर्ग ने तीनों रिपोर्टों को फिर से ध्यान से देखा। उसके दिल में फिर से फेंग युआन की गहरी छाप बन गई। उसके माता पिता दोनों की ही जल्दी मृत्यु हो गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ घुल मिल नहीं पाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बिगड़ेल फेंग युआन में कबीले के प्रति कोई भावना नहीं है। उसे कबीले के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति का ताज पहनाया था, फिर भी उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से आकाश से उखाड़कर धरती पर फेंक दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना जंगली और अनियंत्रित है तथा इतना ठंडा और अलग थलग है। उनका जीवन बहुत सादा है और वे साधना के प्रति बहुत परिश्रमी हैं। वह अपनी सांस रोके हुए है, हार मानने को तैयार नहीं है। वह कबीले के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता है। इसीलिए जब मैंने उसका दमन किया तो उसने इतना भयंकर प्रतिकार किया। एक बार जब अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने इस बिंदु तक ध्यानपूर्वक सोचा तो वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। जितना अधिक उसने फेंग युआन के बारे में जाना, उतना ही अधिक वह फेंग युआन को समझ पाया। बेशक समझने का मतलब माफ करना नहीं है। फेंग युआन उनके खिलाफ गया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, कक्षा का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उनके सहपाठियों से जबरन वसूली भी की। ये ऐसी बातें थीं जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने हाथों में जानकारी हिलाते हुए अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने फिर से भौहें सिकोड़ी। यद्यपि ये रिपोर्टें विस्तृत हैं, इनका फेंग युआन की उन्नति के रहस्य से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन हो गए हैं, ये लोग बहुत अत्याचारी हैं। बूम बूम बूम। इसी समय दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अंदर आइए, अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा। दरवाजा खुल गया। ये कबीले का मुखिया गु युबो का निजी रक्षक था। कुल नेता का आदेश है, आदरणीय बुजुर्ग, कृपया मुख्य पारिवारिक मंडप में जल्दी आइए, चर्चा करने के लिए एक मामला है। ओह, क्या बात है। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने गार्ड के स्वर और हाव भाव से मामले की गंभीरता को महसूस कर लिया था। चौथे रैंक के गु मास्टर सर जियाफू वापस आ गए हैं, उनके भाई जिया जिन शेंग लापता हो गए हैं। गार्ड ने जवाब दिया। हिस। अकादमी के बुजुर्ग ने तुरंत ठंडी हवा का एक घूंट लिया। चक्र के समान गोल चंद्रमा तैरते बादलों के बीच हल्का सा दिखाई दे रहा था।
अकादमी का वह बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से सड़क पर चल रहा था। टिमटिमाती चांदनी में उसका चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इस दुनिया में जीवित रहना कठिन था और गू मास्टर्स का लापता होना एक आम बात थी। अपने व्यापक जीवन अनुभव से अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी जानते थे कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के अचानक गायब हो जाने का अर्थ अक्सर मृत्यु होता है। कोई भी मर सकता है, लेकिन जिया जिनशेंग नहीं। विशेषकर गू यू गांव में नहीं मरना। उनकी पहचान विशेष थी। उनके पिता जिया परिवार के मुखिया थे। उनके भाई रैंक 4 के गू मास्टर जियाफू थे। रैंक 4 के गू मास्टर के पास पीले सोने का आदिम सार होता है और उनके पास बेतुकी लड़ने की शक्ति होती है। गू यू कबीले में केवल कबीले का नेता ही रैंक 4 का है और वही उसके बराबर आ सकता है, जबकि कबीले के अन्य सभी बुजुर्ग रैंक 3 के हैं। जिया परिवार का मुखिया तो और भी ऊंचे साधना स्तर पर था। वह 5वें दर्जे का था और उसके नेतृत्व में जिया परिवार समृद्धि की ओर बढ़ा, एक बड़े आकार का कबीला बन गया और उसके पास एक पूरे पहाड़ के संसाधन थे जिसमें बड़ी संख्या में कबीले के लोग थे। उनकी तुलना में गू यू कबीला सिर्फ एक मध्यम आकार का कबीला था। यदि दोनों कबीले लड़े तो गू यू गांव को निश्चित रूप से नुकसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर ये बात फैल गई तो गू यू कबीले की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। कई व्यापारी अपने मार्ग चुनने में सतर्कता बरतते हैं। व्यापारियों के साथ बातचीत के बिना गू यू कबीले के अधिशेष स्थानीय संसाधनों को बेचने का कोई रास्ता नहीं होगा और जिन बाहरी संसाधनों की उन्हें आवश्यकता होगी वे खरीदने योग्य नहीं होंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वे निश्चित रूप से कमजोर होते जाएंगे। यह मामला गंभीर है। अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं संभालेंगे तो यह एक आपदा होगी। अकादमी का बुजुर्ग चिंतित होकर कबीले के मुखिया के मंडप की ओर दौड़ा। जैसे ही उन्होंने कबीले के मुखिया के मंडप में सम्मेलन कक्ष में कदम रखा, अकादमी के बुजुर्ग को गंभीर माहौल का एहसास हुआ। मुख्य सीट पर वर्तमान कबीले के नेता गू यू बो का कब्जा था। मोटे और छोटे कद वाले जियाफू अपने साथ 5-6 अनुयायियों को लेकर आए और हॉल के बीच में खड़े होकर आरोपात्मक मुद्रा अपना ली। लैंप की तेज रोशनी में अपनी कुर्सियों के किनारे खड़े बुजुर्गों के गंभीर चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जियाफू 4थे दर्जे का गू मास्टर था और चूंकि वह बैठा नहीं था, इसलिए 3रे दर्जे के कबीले के बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से बैठने की हिम्मत नहीं की। ये रैंक 4 गू मास्टर का निवारक बल था। ये सत्ता के प्रति सम्मान का भी एक रूप था। अभिवादन। कबीले के बुजुर्ग उन्हें श्रद्धांजलि देने ही वाले थे, लेकिन कबीले के नेता गू यूबो के हाथों ने उन्हें रोक दिया। गू यूबो, जिसके बाल सफेद हो गए थे, अपनी उंगली से अपनी कनपटी को रगड़ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। मैं इस मामले के बारे में अधिक नहीं कहने वाला हूं। कबीले की अकादमी हमेशा आपकी निगरानी में रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गू यू फैंग युआन कहाँ है? अकादमी के वरिष्ठ सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। मन ही मन उसने सोचा, इसका उस बिगड़ैल फैंग युआन से क्या संबंध है? उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, इस समय उन्हें अकादमी के छात्रावास में खेती करनी चाहिए। कबीले के नेता ने आह भरते हुए कहा, भाई जिया अब बहुत संदिग्ध है। उसे लगता है कि उसके भाई जिया जिनशेंग के लापता होने का फैंग युआन से कुछ लेना देना है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ और उसे तुरंत यहां ले आओ। अकादमी के बुजुर्ग का दिल कांप उठा। हाँ, उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और जल्दी से सम्मान व्यक्त कर वापस मुड़कर चले गए। भाई जिया, उस फैंग युआन को तुरंत यहां लाया जाएगा, बैठ जाओ। गू यूबो ने अपने पास की एक सीट की ओर इशारा करते हुए जियाफू से कहा। जियाफू ने गू यूबो की ओर मुठ्ठियां बांधते हुए जोर से हंसा। मैं भाई गू यू से क्षमा चाहता हूं। मैं उस समय बहुत चिंतित था। मुझे अपने भाई को देखे हुए कई दिन हो गए थे। मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खोने के बाद ही समझा जा सकता है। जियाफू को इन कुछ दिनों में ही यह एहसास हो गया कि क्यों उसके पिता ने उसे कारवां के बोझ जिया जिनशेंग के साथ जोड़ा था। यह उसके स्वभाव का परीक्षण करने के लिए था। ये देखना कि क्या वह अपने भाई का दमन करते हुए अपने रिश्ते को याद रख सकता है और साथ ही इस छोटे भाई का भी ख्याल रख सकता है। यदि जिया जिनशेंग अब मर गया होता तो उसके पिता उसे किस प्रकार देखते? जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने तुरंत कारवां में जांच शुरू कर दी और जल्दी से गू यू गांव को अपना लक्ष्य बना लिया। वह बिना एक भी क्षण रुके वापस भागा। अब वह खड़ा था और बैठने में अनिच्छुक था, जिससे ये धारणा बने कि वह अपराधी को पकड़ने के लिए कृतसंकल्प है। इससे गू यूए कबीले पर दबाव बढ़ रहा था और साथ ही उसके पिता को जिया परिवार में वापस लौटने का आश्वासन भी मिल रहा था। कबीले के नेता महोदय को रिपोर्ट करते हुए, फैंग युआन को यहां लाया गया है। जल्दी से। अकादमी के बुजुर्ग फैंग युआन को हॉल में ले आए। गू यू फैंग युआन कबीले के मुखिया सर जियाफू और कबीले के विभिन्न मुखियाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, फैंग युआन ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। यह वही है। जियाफू ने ठंडे स्वर में फैंग युआन को देखा। उसी समय एक महिला गू मास्टर से पूछा।
यह महिला गू मास्टर वही थी जिससे फेंग युआन ने जुआघर में बैंगनी सोने की चट्टान खरीदी थी। हाँ, ये वही है। इसमें कोई गलती नहीं है, महिला गू मास्टर ने फेंग युआन को घूरते हुए आत्मविश्वास से कहा। जियाफू ने सिर हिलाया। तुरंत ही उसकी निगाहें दो स्टील ब्लेडों की तरह फेंग युआन पर वार करने लगीं। लेकिन उसने खुले तौर पर पूछताछ नहीं की, क्योंकि यह गू युए गांव था, इसलिए उसे गू युए कबीले के नेता को कुछ सम्मान देना पड़ा। इस प्रकार उसने गू यू कबीले के नेता की ओर देखा। गू यू कबीले के नेता के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह जानता था कि जियाफू ने जानबूझकर महिला गू मास्टर से ऊंची आवाज में बात की थी। यह न केवल फेंग युआन की पहचान की पुष्टि करने के लिए था, बल्कि उसका मकसद भी स्पष्ट करना था। वह गू यू कबीले के मुखिया को यह संकेत दे रहा था कि उसके हाथ में सबूत हैं। मुझे पर्याप्त विश्वास है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कबीले के लोगों का अत्यधिक बचाव न करें। इससे गू यू कबीले के नेता के दिल में कुछ नाराजगी पैदा हुई। उन्होंने सोचा, तुमने जियाफू अपने भाई को खो दिया, ये शुरू से ही तुम्हारी गलती थी। अब आप हमारे गू यू गांव में आरोपात्मक रुख के साथ आए हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे गू यू कबीले को आसानी से धमकाया जा सकता है? मेरा गू यू कबीला निष्पक्ष है और तर्क के आधार पर काम करता है, लेकिन यह गलतफहमी न पाले कि यह कमजोरी है। ये सोचकर उसने तुरंत फेंग युआन से पूछताछ नहीं की, बल्कि महिला गू मास्टर से उग्रता से कहा, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा? मैं आपको ये बताने में संकोच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फेंग युआन का एक जुड़वा भाई है जो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। क्या आपको सच में यकीन है कि यह वही है? महिला गू मास्टर सिर्फ एक रैंक एक थी, और गू यूबो के दबाव में उसने तुरंत एक झिझक और घबराहट वाली अभिव्यक्ति दिखाई। जियाफू ने भौहें सिकोड़ी और एक कदम आगे बढ़कर उसे गू यूबो की नजरों से दूर कर दिया। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए उसने कहा, भाई गू यू, मैंने हमेशा गू यू कबीले का सम्मान किया है। विशेष रूप से गू यू कबीले के पहले और चौथे कबीले के नेता, ये दोनों रैंक 5 के शक्तिशाली थे। एक ने कबीले का निर्माण शून्य से किया, जहां वह कठिन समय से गुजरा और गू यू परिवार की 100 साल की नींव रखी। दूसरा एक दयालु नायक था, क्योंकि अपने कुल की रक्षा के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, और वह आदर के योग्य है। भाई गू यू, कबीले के नेता के रूप में मुझे विश्वास है कि आप निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। कृपया इस फेंग युआन से पूछताछ करें। ये सुनकर कि उसका स्वर नर्म हो गया है, गू यूबो ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल पहले ही फैसला कर चुका था। यदि यह फेंग युआन अपराधी था, तो वह उसे सौंप देगा। आखिरकार वह सिर्फ सी ग्रेड का था, उसे खोने से कोई नुकसान नहीं है, जब तक वह इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है। यदि फेंग जेंग ने ही ये सब किया है, तो फेंग युआन को भी इसका दोष लेना होगा। फेंग जेंग एक ए ग्रेड प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 3 वर्षों में ऐसा होने वाला वह अकेला व्यक्ति है। कबीले के उच्च अधिकारी अभी भी उम्मीद करते हैं कि वे उसे बाई कबीले के गांव के बाई निंग बिन के खिलाफ जाने के लिए खूब प्रोत्साहित करेंगे। फेंग युआन, घबराओ मत। गू यू कबीले के नेता ने फेंग युआन की ओर एक सौम्य स्वर का उपयोग करते हुए दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे पूछना है, क्या आप उस जिया जिनशेंग के बारे में कोई जानकारी जानते हैं? जिया जिनशेंग कौन है? फेंग युआन ने ऊपर देखा और शांति से कहा, वो झूठ बोल रहा है। जैसे ही फेंग युआन ने अपना प्रश्न समाप्त किया, जुआघर की महिला गू मास्टर चीख पड़ी। चर्चा कक्ष में उपस्थित लोगों ने ये चीख पुकार सुनकर भौहें सिकोड़ ली और सब उसकी ओर देखने लगे। महिला गू मास्टर ने उत्तेजित भाव से फेंग युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही है, ये वही है। हमारे जुआघर से उसने 6 बैंगनी सोने की चट्टानें खरीदी, और 5वीं एक मिट्टी की खाल से बना टोट था। युवा मास्टर जिया ने इसे देखा और इसे खरीदने के लिए 500 आदिम पत्थरों का उपयोग करने की कोशिश की। इसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। भले ही 1 या 2 साल बीत जाएं, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। न केवल मैंने, बल्कि जुआघर में मौजूद अन्य गू मास्टरों ने भी इसे देखा। क्या ऐसा है? गू यू कबीले के नेता की मुस्कुराहट गायब हो गई, एक कठोर अभिव्यक्ति दिखाते हुए और अपने प्रश्न को फेंग युआन की ओर खींचते हुए। फेंग युआन ने अब केवल सिर हिलाया, थोड़ी घबराहट दिखाते हुए, और अचानक यह एहसास होने का नाटक किया, ओह ये तो वही है। ठीक है, अगर वह जिया जिनशेंग है, तो मैं उसे जानता हूँ। लेकिन जुआघर की घटना के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। वह फिर झूठ बोल रहा है। इस बार यह महिला गू मास्टर नहीं थी, बल्कि एक पुरुष गू मास्टर था जिसने सार्वजनिक रूप से पुकारा। फेंग युआन ने उसकी ओर देखा, और जैसे कि उसने उसे पहचान लिया हो, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर आए बदलाव हर किसी की आंखों में झलक रहे थे। सभी लोग विचार करने लगे, आदरणीय महोदय, मैं शराब की दुकान पर एक कर्मचारी हूँ। पुरुष गू मास्टर ने सबसे पहले सभी को अपनी मुट्ठी बांधकर देखा, और फिर सख्ती से फेंग युआन की ओर इशारा किया। उस रात मैंने शराब की दुकान पर स्पष्ट रूप से देखा, वह युवा मास्टर जिया जिनशेंग के साथ बैठा था, और दोनों ने गुप्त रूप से लंबे समय तक बातचीत की। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा,
हॉल में हल्की फुल्की चर्चाओं का शोर मच गया। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने ठंडी निगाह से फेंग युआन की ओर देखा। गुयू कबीले का स्वामी थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा और धीरे से बड़ी कुर्सी पर झुक गया। ये कैसे हो सकता? फेंग युआन ने स्पष्ट रूप से उन्मत्त भाव दिखाते हुए जल्दी से कहा, शराब की दुकान पर इतने सारे लोग थे, आप मुझे ऐसे कैसे पहचान सकते हैं? आप स्वयं भी गलतफहमी में हो सकते हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हूँ। पुरुष गू मास्टर मुस्कुराया, उसकी निगाहें फेंग युआन को घूर रही थीं। इस समय वह बेहद आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह युवा मास्टर जिया जिनशेंग था जो हमारी शराब की दुकान पर आया था। हमें उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करनी होगी। अगर वह नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हें पहचान लेता, क्योंकि तुमने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था। ये कहते हुए उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है? उस दिन आप हमारी दुकान पर एक कप बंदर शराब पीने आए थे, लेकिन तुमने तो केवल एक घूंट ही पिया। उसके बाद आपने शराब के कीड़े को छोड़ दिया और बची हुई बंदर की शराब उसे पिला दी। मैंने शराब कीड़ा देखा और बहुत उत्तेजित हो गया। आपसे इसे खरीदना चाहता था, लेकिन आपने इसे बेचने से इनकार कर दिया और तुरंत चले गए। अच्छा, बिल्कुल वही जो मैं सुनना चाहता था। फेंग युआन मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। शराब का कीड़ा। फेंग युआन के पीछे खड़े अकादमी के बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्दी ही उसने फिर से भौहें सिकोड़ी और खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, फेंग युआन, तुम्हें वह शराब का कीड़ा कहाँ से मिला? फेंग युआन ने अपनी मुठियां भींच लीं, दांत पीस लिए, लेकिन जवाब देने से इनकार कर दिया। आसपास के कबीले के बुजुर्ग लोग क्रोधित हो गए और भौंकने लगे। फेंग युआन, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? बताओ, क्या हुआ था? हमें बताओ कि तुम क्या जानते हो, कबूल करो। ये शराब का कीड़ा, क्या ये जिया जिनशेंग का है? यह उसका कैसे हो सकता है? शराब का कीड़ा स्पष्टतः मुझे ही प्राप्त हुआ है। मैंने इसे खोला। फेंग युआन ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई, जैसे कि वह इस तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और आक्रोशपूर्ण भावना के साथ जोर से चिल्लाया। तुमने इसे खोला? गू यूबो ने गहरी भौहें सिकोड़ी। यह सही है, इस समय मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। फेंग युआन ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह सब कुछ जोखिम में डाल रहा था, और तत्काल बोला, मैंने जुआघर से बैंगनी सोने की चट्टान के 6 टुकड़े खरीदे, लेकिन क्योंकि मेरे पास पर्याप्त आदिम सार नहीं था, इसलिए मैंने मौके पर केवल 5 खोले। आखिरी वाला मैं हॉस्टल वापस ले आया और उसे खोलने पर मुझे उसके अंदर एक शराब का कीड़ा मिला। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी खोजी थी और जानता था कि शराब कीड़ा एक दुर्लभ गू कीड़ा है जो मेरी प्रतिभा की कमी को पूरा कर सकता है, इसलिए मैंने इसे मौके पर ही परिष्कृत किया। रुको, तुमने कहा था कि तुमने 6 जुआ पत्थर खरीदे और एक मडस्किन टोड और एक अन्य लिकर वम भी खोला। ये सुनकर कबीले के बुजुर्ग अविश्वसनीय स्वर में पूछने से खुद को रोक नहीं सके। तो क्या हुआ? फेंग युआन ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, फिर महिला गू मास्टर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, वह मेरी गवाह हो सकती है। वहां मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर मुड़कर महिला गू मास्टर की ओर देखने लगे। महिला गू मास्टर ने सभी की निगाहों का दबाव महसूस किया और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, यह वास्तव में सच है। फेंग युआन ने 6 चट्टानें खरीदी और 5वें पर मडस्किन टॉड खोला। वह 6ठा टुकड़ा ले आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने अंदर क्या खोला। 6 बैंगनी सोने की चट्टानें खरीदना और लगातार 2 गू कीड़े प्राप्त करना, क्या ये बहुत अच्छी किस्मत नहीं है? कबीले के बुजुर्ग बुदबुदाए। समझना इतना कठिन क्या है? ये भाग्य है, कौन जानता है। हे, उन दिनों में जब मैं पत्थरों पर जुआ खेलता था तो मैं भी। रुको, गू कृमियों को परिष्कृत करना कठिन है, ऐसा क्यों लग रहा है कि फेंग युआन ने इसे आसानी से परिष्कृत कर लिया? परिवार के कुछ बुजुर्गों ने संदेह से पूछा। तुम उलझन में हो। क्या आप नहीं जानते कि जब किसी जीवाश्म से गू को निकाला जाता है तो वह अत्यंत कमजोर होता है और मौत के कगार पर खड़ा होता है? यहाँ तक कि निम्न रैंक से भी शोधन संभव है। शराब के कीड़े को परिष्कृत करने में उनकी क्या अजीब बात है? किसी ने तुरंत उत्तर दिया। फेंग युआन ने आगे कहा, मैंने शराब कीड़ा को परिष्कृत किया और दूसरे दिन दुकानों में गया। मैं वास्तव में दोपहर में एक शराब की दुकान में गया और एक कप बंदर शराब खरीदा। रात में मैं फिर से गया और एक धोखाधड़ी का दृश्य देखा। जिया जिनशेंग मेरे कबीले में किसी को ब्लैक बोआ गू के रूप में एक बदबूदार फॉर्ट मोटा कीड़ा बेच रहा था। इसके बाद सर जियाफू आए और उन्होंने विवाद सुलझाया। मैं फिर से शराब की दुकान पर गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिया जिनशेंग खराब मूड में शराब पी रहा होगा। मुझे अभी अभी लेकर वम मिला था और मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि मैं इसे कितने आदिम पत्थरों में बेच सकता हूँ। कौन जानता था कि जिया जिनशेंग मेरी शराब की लत सुनकर उसे जबरदस्ती खरीदना चाहेगा।
मैंने स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया। मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था, मैं केवल इसका मूल्य जानना चाहता था। अगर मैं इसे बेचना भी चाहता तो मुझे रैंक 2 पर पहुंचने के बाद ही बेचना पड़ता, इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। फैंग युआन के शब्दों ने जिया जिनशेंग और जियाफू के संघर्ष के मामले को सामने ला दिया था, जिससे कबीले के बुजुर्गों ने जियाफू को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। इन दबावपूर्ण निगाहों के तहत जियाफू ने खांसते हुए चमकती आंखों से फैंग युआन से पूछा, तो क्या मेरे भाई ने तुम्हारा पीछा किया? फैंग युआन ने आधा झूठ बोलते हुए सिर हिलाया। उसने न केवल मेरा पीछा किया, बल्कि अतिरिक्त 50 आदिम पत्थर भी जोड़ दिए। लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वह क्रोधित हो गया और दावा किया कि गु युए कबीला कोई बड़ी बात नहीं है, तथा मुझे सावधान रहने को कहा। इतना कहकर वह चला गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। जियाफू ने मन ही मन सिर हिलाया। जिया जिनशेंग की अपनी समझ के साथ वह निश्चित रूप से फैंग युआन का पीछा करता और उसे धमकियां देता, क्योंकि यही उसकी शैली थी। अगर फैंग युआन ने कहा कि उसने उसका पीछा नहीं किया, तो ये झूठ होगा। लेकिन चूंकि फैंग युआन ने ऐसा कहा था, इसलिए जियाफू मुश्किल में पड़ गई। उनकी जांच से केवल यही सुराग मिला। क्या जिया जिनशेंग ने वास्तव में उसके बाद फैंग युआन की खोज नहीं की? हो सकता है कि बाद में उसे फैंग युआन फिर से मिल गया हो, और चूंकि दोनों इस मामले पर सहमत नहीं हो सके, इसलिए उसे फैंग युआन ने मार डाला। ये पूरी तरह से संभव है। बोलो, क्या जिया जिनशेंग को तुमने मारा था? ये सोचकर जियाफू ने अपनी आभा से फैंग युआन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए उग्रता से पूछताछ की। फैंग युआन ने एक बार फिर इनकार करते हुए दावा किया कि उसने जिया जिनशेंग को अब और नहीं देखा। जियाफू के पास कोई अन्य सबूत नहीं था, और एक पक्ष ने जब गहन पूछताछ की तो दूसरे ने इनकार कर दिया। इस बिंदु पर यह एक गतिरोध बन गया था। जब गु युबो ने उनकी बातचीत सुनी तो वह अप्रसन्न हो गया। जिया जिनशेंग ने वास्तव में किंग माओ पर्वत पर गु यू कबीले को धमकी देने का साहस किया। इससे गु यू कबीले को कोई सम्मान नहीं मिल रहा था। अब इस जियाफू ने गु यू कबीले के सभी उच्च अधिकारियों के सामने एक गु यू कबीले के सदस्य से इतनी गहनता से पूछताछ करने का साहस किया। कोई बात नहीं अगर उसके पास सबूत होते, लेकिन अब जब उसके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है, अगर यह मामला फैल गया तो गु यू कबीले के सम्मान का क्या होगा? भाई जिया, ऐसा नहीं है कि मैं बारी से बाहर बोलना चाहता हूँ। कबीले के नेता ने पूछताछ बीच में रोककर कहा, जिया जिनशेंग इतने दिनों से लापता है, उम्मीद बहुत कम है। इस अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी ने कुछ निशान अवश्य छोड़े हैं। क्या भाई को अभी तक कुछ मिला? जियाफू ने अपना सिर उठाने से पहले फैंग युआन को घूरकर देखा और आह भरते हुए कहा, मैं भाई की बात समझ गया हूँ। अगर कोई निशान होता तो मैं अपराधी को ढूंढने यहाँ नहीं आता। वह अपराधी स्पष्टतः घृणित तरीकों और सावधानीपूर्वक कार्य करने में अनुभवी है। सच कहूं तो सभी सुराग अब खत्म हो चुके हैं, और जिस दिन हम वहां से निकले उस दिन भारी बारिश हुई थी, जिससे खून के सभी संभावित निशान मिट गए होंगे। गु युबो मंद मंद मुस्कुराया। भाई जिया, मैंने सुना है कि आपके जिया परिवार में एक ट्रेसिंग गु कीड़ा है जिसे अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई कहा जाता है। यह आत्मा की सुगंध उत्सर्जित कर सकता है और गु कृमियों पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसकी सुगंध रंगहीन और गंधहीन होती है तथा कभी फीकी नहीं पड़ती। आपके जिया परिवार के सभी सदस्यों के गु कृमियों में ये गंध होती है। जब तक आप सुगंध का अनुसरण करते हुए अंडरवर्ल्ड पथ तितली का उपयोग करते रहेंगे, आप गु कृमियों को ढूंढ पाएंगे और इस प्रकार अपने भाई को भी ढूंढ पाएंगे। जियाफू ने गंभीरता से कहा, मैंने बहुत पहले अंडरवर्ल्ड पथ तितली का उपयोग किया था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि जब गु कीड़ा मर जाता है तो उसकी सुगंध गायब हो जाती है। जाहिर है कि हत्यारे ने मेरे भाई के पास मौजूद सभी गु कृमियों को मार डाला। गु युबो के शब्द बदल गए। यह अजीब है। हत्यारे ने आपके भाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह गु कीड़े या आदिम पत्थरों को पाने के लिए जबरन वसूली के लिए नहीं गया था। हत्यारे ने इस छोटे से रैंक 1 गु मास्टर को मार डाला। इसका मकसद क्या था? दरअसल इसका मकसद क्या था? चाहे जिया जिनशेंग मरा हो या नहीं, कोई तो मकसद होगा ही, है ना? यदि यह गु कृमियों या आदिम पत्थरों के लिए नहीं था, तो क्या यह प्रेम के लिए था? लेकिन अगर यह जुनून का अपराध था, तो यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होनी चाहिए, और जियाफू गु यू कबीले में नहीं आया होगा। कारवा के सदस्य और कबीले के लोग अधिक संदेह के घेरे में आ जाएंगे क्योंकि उनका उससे पुराना रिश्ता है। तुरंत ही हॉल में सन्नाटा छा गया। फैंग युआन ने सभी की निगाहों का अनुसरण किया और अचानक जियाफू से कहा, हो सकता है कि जिया जिनशेंग को आपने ही मारा हो। मैंने पहले सुना था कि आपका परिवार संपत्ति का बंटवारा कर रहा है। अब जबकि एक भाई मर चुका है, तो क्या आपको अधिक विरासत नहीं मिलेगी? चुप रहो। निराधार आरोप। सर जियाफू पर बदनामी मत करो। तुरंत ही परिवार के बुजुर्ग भड़क उठे। फैंग युआन तुरंत चुप हो गया। उसकी निगाहें अस्पष्ट रूप से चमक रही थीं, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था।
उनके पहले के शब्द उस कंकड़ के समान थे जो बड़ों के विचारों के सागर में फेंक दिया गया था, जिससे लहरों की बाढ़ आ गई। कबीले के बुजुर्गों ने भी यही सोचा और सोचने लगे, जियाफू जिया जिनशेंग को नहीं मार सकता, इससे उसे पुरस्कार की बजाय अधिक नुकसान होगा। रुकिए, अगर वह ऐसा नहीं भी करेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी ऐसा नहीं करेंगे। जिया परिवार का आंतरिक विवाद। एक बुजुर्ग को प्रेरणा मिली और उन्होंने हल्के से कुछ कहा। उसकी आवाज़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन शांत हॉल में उसकी आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। तुरंत ही बुजुर्गों की निगाहें चमक उठीं। आखिरकार उन्होंने इस बारे में सोचा है। फैंग युआन का मुंह फड़क उठा, उसकी पलकें झुक गईं, जिससे उसकी ठंडी निगाहें छिप गईं। जिया परिवार का कबीला नेता संपत्ति को विभाजित करना चाहता है और कबीले नेता की भूमिका सौंपना चाहता है, और इस वजह से उसके बच्चों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से जियाफू और जिया गुई, जो कि चौथे रैंक के गू मास्टर हैं और उनके अपने समर्थक हैं। इन कुछ वर्षों में जिया परिवार की स्थिति के बारे में पहाड़ी गांवों के कई लोगों को कुछ हद तक पता चल गया है। जिया जिनशेंग का दुर्भाग्य बहुत अजीब था। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि फैंग युआन ही हत्यारा था। ये स्पष्ट था कि हत्या की प्रेरणा केवल शराब के कीड़े के कारण हत्या करने के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। साथ ही हत्यारे की गतिविधियां और तरीके इतने सावधानीपूर्वक और गुप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि जिया गुई ही पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है। वहां उपस्थित सभी लोग उच्च पद पर थे, और सत्ता के पद पर होने के कारण उनमें कोई न कोई योग्यता अवश्य थी। कम से कम राजनीतिक योजनाओं के लिए तो उनमें बहुत अच्छी अंतर्ज्ञान और समझ थी। जिया परिवार विवाद ने सभी की कल्पनाओं को पंख दे दिए। जिया परिवार के कबीले के नेता ने जिया जिनशेंग को कारवां में शामिल होने की व्यवस्था की थी। एक कारण जियाफू के स्वभाव को परखना था, ये देखना था कि क्या वह एक अच्छा भाई है, और क्या वह अपने भाई पर दबाव डालता है, उसे धमकाता नहीं है। अब चूंकि जिया जिनशेंग मुसीबत में है, जियाफू को भी इसमें फंसाया जाएगा, और असली विजेता कौन है? जाहिर है जियाफू की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी जिया गुई। अपराधी की गतिविधियां इतनी गतिशील थी कि सभी सुराग एक ही स्थान पर आ गए। इससे पता चलता है कि अपराधी कितना अनुभवी था। फैंग युआन जैसे 15 वर्षीय लड़के द्वारा ये कैसे किया जा सकता है? सारे उत्तर एक ही बार में सामने आ गए। चर्चा कक्ष में अभी भी शांति थी, लेकिन बुजुर्ग लोग अर्थपूर्ण नजरों से एक दूसरे से बात कर रहे थे। किसी को किसी चीज पर पूरे दिल से विश्वास दिलाना समझाने से नहीं, बल्कि निर्देश देने से होता है। फैंग युआन की गहरी निगाह ने उसे ये झलकियां देखने की अनुमति दी, और वह मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आक्रोश और हट का भाव दिखाई दे रहा था। जियाफू का चेहरा इतना काला और उदास था कि उससे पानी टपक सकता था। जिया परिवार के आंतरिक विवाद के मामले ने उन्हें जिया गुई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उस क्षण उसकी आत्मा कांप उठी। जिया गुई से अधिक प्रेरणा किसकी थी? किसी को भी नहीं। अब मैं समझ गया, अब मैं सब कुछ समझ गया। अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति फैंग युआन के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। फैंग युआन भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों है, जो आखिरी समय में जिया जिनशेंग से मिला। उसकी उम्र अभी स्कूल जाना शुरू करने की है, वह सारे सबूत कैसे मिटा सकता है? यदि उसमें ऐसी योजना बनाने की क्षमता थी, तो वह अदम्यता का ये प्रदर्शन कैसे कर सकता है? उन्होंने शराब के कीड़े के अस्तित्व को छिपाने के लिए पहले भी इससे इनकार किया था। इस बिंदु पर सभी लोगों का फैंग युआन के प्रति संदेह दूर हो गया था। मुझ पर लगे संदेहों से छुटकारा पाना तो बस पहला कदम है, इसके बाद जो होगा वह महत्वपूर्ण है। फैंग युआन स्थिति को समझ रहा था, और इस समय सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और जियाफू की ओर देखा। जियाफू दुविधा में थी। उन्होंने फैंग युआन के बारे में अपने संदेह को दूर कर लिया था और उन्हें यकीन था कि जिया गुई ही मास्टरमाइंड था। लेकिन फिर भी, अगर मुझे सच पता चल जाए तो क्या होगा? जियाफू को गुस्सा और दुख महसूस हुआ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए अगर मैंने बिना किसी सबूत के पिता के सामने जिया गुई पर आरोप लगाया, तो पिता ये भी सोच सकते हैं कि मैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। जियाफू होशियार था, और उसने फैंग युआन को देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक रही थी। जिया जिनशेंग ने उसके साथ यात्रा की थी, और अब जब वह लापता है, तो उसकी देखभाल न करना जियाफू की गलती है। चूंकि वह जिया गुई पर आरोप नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे अपने पिता को कुछ जवाब देना पड़ा। और यह जवाब उसके सामने था। यह सही है, अगर फैंग युआन बलि का बकरा है, तो कम से कम इससे मुझे इस संकट से निकलने में मदद मिलेगी। एक बार जब मैं इससे उबर जाऊंगा, तो मैं जिया गुई से दोगुना बदला ले सकूंगा। जियाफू ने कुटिलता से सोचा। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए फैंग युआन से पूछा, फैंग युआन, आप कैसे साबित करेंगे कि आपने जिया जिनशेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? कबीले के बुजुर्ग दंग रह गए। ये तो स्पष्टतः आपका आंतरिक विवाद है, फिर भी आप मेरे कुल के सदस्य को क्यों पकड़ रहे हैं?
केवल गु यू कबीले का नेता गंभीर दिख रहा था। जब वह जियाफू को देख रहा था तो उसके चेहरे पर तीखी अभिव्यक्ति हो रही थी। फेंग युआन, आपके पास यह दिखाने के लिए क्या सबूत है कि आप उस समय मौजूद नहीं थे और आपने जिया जिनशेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? यदि आप इसे साबित नहीं कर सकते तो आप हत्यारे हैं। जियाफू ने फेंग युआन की ओर इशारा किया। उसकी निगाहें उग्र थीं और वह अपनी आभा से धमकी दे रहा था। वह हमारे कबीले के फेंग युआन को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। कितना क्रूर! इस बिंदु पर कबीले के बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके हाव भाव निर्दयी हो गए। वे लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और साजिश रच रहे थे, इसलिए अगर वे इसके बारे में सोचते तो उन्हें जियाफू के दृष्टिकोण और इरादों के बारे में आसानी से पता चल जाता। गवाह, बेशक मैंने इसे बहुत पहले तैयार कर लिया था। फेंग युआन मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, जैसे वह बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। दूसरों की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बताओ कि तुम करते हो या नहीं। जियाफू ने फिर से अपनी आवाज उठाई, जिससे फेंग युआन को मजबूर होना पड़ा। फेंग युआन ने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन अंत में अपने दांत पीसते हुए असहाय होकर कहा, नहीं। हा, तो फिर आप? जियाफू अपना फैसला सुनाने ही वाला था, लेकिन उस समय। रुको! अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीर भाव से फेंग युआन के सामने खड़े हो गए। बेशक उनके पास एक गवाह है, और वह मैं ही हूं। आप? जियाफू ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है, मैं। अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी, रैंक 4 जियाफू का सामना करते हुए थोड़ा अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन गु यू बो की उत्साहवर्धक निगाहों को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और अपना सिर उठाया। इन दिनों जब फेंग युआन अप्रत्याशित रूप से मध्य चरण को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया, तो मैंने अपने लोगों को उसकी जांच करने के लिए भेजा। उसकी रोजमर्रा की गतिविधियां और कार्य रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उसके पास जिया जिनशेन को नुकसान पहुंचाने का कोई समय नहीं था। हाँ, यही है। फेंग युआन अकादमी के बुजुर्ग की पीठ के पीछे छिप गया, जहां कोई भी उसके मुड़े हुए होंठों को नहीं देख सकता था, जिससे उसकी मुस्कान प्रकट हो रही थी। जियाफू की अभिव्यक्ति मंद थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अकादमी के बुजुर्ग बाहर खड़े होंगे और फेंग युआन की रक्षा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि गु यू कबीले के नेता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसका बहुत बड़ा अर्थ था, क्योंकि इसका मतलब था कि गु यू कबीला फेंग युआन की रक्षा करने जा रहा था। मैं समझ गया। मैं फेंग युआन को बलि का बकरा बनाना चाहता था, लेकिन यह मेरे नजरिए से था, और मैंने उनके नजरिए पर विचार नहीं किया। वास्तव में, जब फेंग युआन को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो गु यू कबीले को जिया परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने का बुरा नाम सहना पड़ता है। इसके बाद उन्हें जिया परिवार के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा भी खोनी पड़ेगी। इसके अलावा, भविष्य के कारवां यहां आने और व्यापार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नुकसान बहुत बड़ा है। ये सोचकर जियाफू को बहुत दुख हुआ और वह अपना सिर पीटना चाहता था। गु यू के उच्च अधिकारियों के मन में ऐसे विचार थे। फेंग युआन एक सी ग्रेड था, इसलिए अगर उसने वास्तव में जिया जिनशेन को नुकसान पहुंचाया, तो उसे सौंपना कुछ भी नहीं था। लेकिन मुद्दा यह था कि अब जब उसका संदेह दूर हो गया था, अगर उसे सौंप दिया गया, तो क्या गु यू कबीले को बहुत बड़ा अन्याय नहीं सहना पड़ेगा और उसे बहुत नुकसान नहीं होगा? ये जानते हुए कि इस संघर्ष को हल नहीं किया जा सकता, जियाफू ने अपने दांत पीस लिए तथा अपना रास्ता निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है, तो आप मुझे फुटप्रिंट गू का उपयोग क्यों नहीं करने देते? एक बार जब इस गू का उपयोग किया जाएगा, तो ये हमें फर्श पर उसके अंतिम 30,000 पैरों के निशान दिखाएगा। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपहास किया। जियाफू के शब्दों से पता चलता था कि वह उन पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने जियाफू को जाने दिया। आओ और परीक्षण करो। फेंग युआन ने जियाफू पर ठंडी हंसी हंसते हुए अपना सिर नीचे झुकाए उसकी ओर बढ़ा। वह इस बात की भविष्यवाणी करके आश्वस्त था। इस प्रकार, इन कुछ दिनों में उन्होंने अपनी गतिविधियां गांव के भीतर ही रखी और गुप्त गुफा में नहीं गए। गु यू के उच्च अधिकारियों की निगरानी में जियाफू ने कोई चाल नहीं चली। पदचिह्न गु बहुत ही विचित्र था। इसका आकार किसी व्यक्ति के पैर जैसा था। इसकी सामग्री पारदर्शी दही की तरह थी, जो चिकनी होने का एहसास देती थी, तथा इसकी सतह पर पीले हरे रंग की चमक थी। इसका आकार छोटा था, केवल हथेली के आकार का। जियाफू ने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया और फुटप्रिंट गू में आदिम सार भेज दिया। फुटप्रिंट गू अधिक चमकीला हो गया और फिर अचानक, बम ध्वनि के साथ, पीले हरे पाउडर के बादल में फट गया। पाउडर जैसा बादल फेंग युआन को घेर लिया और चर्चा कक्ष से बाहर उड़ने से पहले उसके चारों ओर घूम गया। जहां से पाउडर का बादल गुजरता था, वहां फर्श पर पैरों के निशानों की एक श्रृंखला दिखाई देती थी। ये पैरों के निशान पीले हरे प्रकाश में चमक रहे थे, जिनका आकार लगभग फेंग युआन के पैर के बराबर था। जब फेंग युआन चर्चा कक्ष में दाखिल हुआ तो वे उसके पैरों के निशान थे।
पैरों के निशान परिवार के मुख्य मंडप से अकादमी के छात्रावास तक और फिर अकादमी तक फैल गए। इसके अलावा वह पहाड़ी गांव की सराय तक पहुंच गया। जैसे जैसे वह उड़ता गया, पाउडर का बादल छोटा होता गया और अंततः 300 कदम पर वह गायब हो गया। परिणाम स्पष्ट थे, सभी ने जांच की थी और जानते थे कि फेंग युआन निर्दोष था, कोई भी संदिग्ध बात नहीं थी। जियाफू ने एक छोटा सा जेड बॉक्स निकालते हुए आह भरी। उसने जेड का डिब्बा खोला, जिसमें केवल एक जेड का टुकड़ा था। जेड का टुकड़ा पारदर्शी पन्ना रंग का था और उसके अंदर एक गू सीलबंद था। ये एक फास्मिड्स 1 था। इसका शरीर लंबा और पतला था, इसका रंग जेड जैसा था, इसका पूरा शरीर बांस की नली जैसा दिख रहा था। फास्मिड सामान्यतः हथेली से अधिक लंबा होता था, लेकिन यह ऐसा नहीं था, बल्कि केवल एक नाखून के आकार का था। इसकी सतह पर एक सफेद चमक निकलती थी। इसका शरीर हरा जेड है तथा इसका स्वरूप सफेद प्रकाश से घिरा है। यह है बांस सज्जन। तुरंत ही कुछ बुजुर्गों ने इस गू कीड़े को पहचान लिया और आश्चर्य से बोले। यहां तक कि गू यूबो भी भावुक हो गया। वह सलाह देने से खुद को रोक नहीं सका, भाई जिया, ये बांस सज्जन एक रैंक 4 गू है, यह आसानी से परिष्कृत नहीं है। इसे यहाँ क्यों बर्बाद करें? जियाफू ने फेंग युआन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटा था तो इस बांस सज्जन को जुए के पत्थरों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। चट्टान को आधा ही खोला गया था कि उसे निकाला नहीं जा सका। जैसा कि सभी जानते हैं, इस गू कीड़े को भोजन के रूप में ईमानदारी दी जाती है, जो जन्म से ही झूठ का पता लगाने में सक्षम है। केवल एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, वह इस गू को परिष्कृत और पोषित कर सकता है। फेंग युआन, आपको बस इस चट्टान को खोलना है और बांस सज्जन को अपने छिद्र में रखना है। मैं तुमसे जो भी पूछूंगा, तुम उत्तर दोगे। इसके बाद हम इस गू को बाहर निकालेंगे और सभी को दिखाएंगे कि इसका रंग बदला है या नहीं। अगर गू रंग बदलता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। फेंग युआन ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत जेड का टुकड़ा खोला और जियाफू के निर्देशानुसार काम किया। बांस सज्जन अपने छिद्र में प्रकट हुए और एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित की, जिसने आदिम समुद्र को ढक लिया। फेंग युआन को लगा कि अगर वह एक भी झूठ बोलेगा, तो बांस सज्जन उसे पहचान लेंगे और उसके शरीर का रंग हरे से दूसरे रंग में बदल देंगे। लेकिन उन्होंने इसे केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके पास तुरुप का पत्ता था। वसंत शरद सिकाडा। एक विचार के साथ स्प्रिंग ऑटम सिकाडा जाग उठा और अपनी आभा का एक निशान बाहर छोड़ दिया। यह आभा बहुत शक्तिशाली थी और इसने तुरंत बांस सज्जन को दबा दिया। बांस वाले सज्जन ने एक हरे रंग की चमक उत्सर्जित की और तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया था और डर से कांप रहा था। इसमें झूठ को पकड़ने की इतनी अधिक शक्ति कैसे हो सकती है? जियाफू ने पूछताछ शुरू की। उसका पहला सवाल था, फेंग युआन, क्या तुमने मेरे भाई जिया जिनशेंग को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, फेंग युआन ने पुष्टि की। जियाफू ने पूछा, क्या आपके पास उसके बारे में कोई अन्य जानकारी है? फेंग युआन ने अपना सिर हिलाया, कोई जानकारी नहीं। जियाफू ने फिर पूछा, क्या तुमने पहले हमसे कोई बेईमानी वाली बात कही थी? फेंग युआन ने फिर अपना सिर हिलाया, नहीं। ठीक है, अब आप बांस सज्जन को बाहर निकाल सकते हैं। 3 प्रश्न समाप्त करने के बाद जियाफू ने फेंग युआन को निर्देश दिया। फेंग युआन ने बांस वाले सज्जन को बाहर निकाला और सभी ने देखा कि वह अभी भी बिना किसी परिवर्तन के पन्ना हरे रंग का था। कबीले के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। जियाफू की अभिव्यक्ति नर्म हो गई क्योंकि उसने बांस सज्जन को पकड़ रखा था, अपनी मुट्ठी गू यूबो की ओर मोड़ते हुए। इस बार बहुत अपमान हुआ, भाई गू यू। कोई बात नहीं, सच्चाई वही है जो हम भी देखना चाहते थे। गू यूबो ने अपना हाथ हिलाया, फिर आह भरी, लेकिन इस बांस सज्जन के लिए कितनी अफसोस की बात है। बांस जेंटलमैन में झूठ का पता लगाने की क्षमता थी और वह चौथे रैंक का गू था, इसलिए यह बहुत मूल्यवान था। लेकिन इसे खिलाना और परिष्कृत करना आसान नहीं था। इसे एक ईमानदार सज्जन द्वारा परिष्कृत किया जाना था। यदि किसी अन्य गू मास्टर ने एक भी झूठ बोला होता, तो शोधन विफल हो जाता और बांस सज्जन की मौके पर ही मृत्यु हो जाती। इसका भोजन ईमानदारी थी। ये एक ईमानदार सज्जन के छिद्र में निवास करेगा और जीवित रहने के लिए उस सज्जन की ईमानदारी को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। अब जब बांस सज्जन को खोल दिया गया था, तो वह बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उसके पास अपनी ताकत बहाल करने के लिए कोई भोजन नहीं था। फेंग युआन द्वारा इतने कठोर व्यवहार के बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। जियाफू ने अपना सिर हिलाया, अपने सिर में बांस सज्जन को देखते हुए कोई दया महसूस नहीं की। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने जांच करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला है। इस बार जब मैं परिवार के पास वापस आऊंगा, तो मैं दिव्य अन्वेषक टाई जू लेंग 2 को काम पर लगाऊंगा। इससे यह मामला निश्चित रूप से साफ हो जाएगा। अलविदा। ऐसा कहते हुए उसने गू यूबो की ओर अपनी मुठियां मोड़ी और एक निश्चित लालित्य के साथ तेजी से कुरकुरा होकर चला गया।
जियाफू और बाकी लोगों को जाते देख गुयूबो ने राहत की सांस ली और कहा, आप सभी अब जा सकते हैं। उन्होंने कबीले के बुजुर्गों की ओर हाथ हिलाया, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने कहा, अकादमी के बुजुर्ग कृपया रुकें। बिना एक बूंद पसीना बहाए फेंग युआन परिवार के मुखिया के मंडप से सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकल गया। कबीले के नेता, क्या बात है? अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति आदरपूर्वक एक कोने में खड़े हो गए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाइए, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक कहानी है। गु यूबो ने आंखें मूंदकर धीरे से कहा, आपके अधीनस्थ को पूरे ध्यान से सुनना होगा। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने कबीले के नेता के सबसे निकट वाली सीट पर बैठना चुना। कबीले नेता गु यूबो ने रेनजू पर अपनी कहानी शुरू की। कुछ का कहना है, जब से रेनजू उनके नाम प्राप्त करने में सक्षम हुआ और उसने नियम और विनियमन गु को वश में कर लिया, उसका पहला आदेश उनके लिए एक दीर्घायु गु को पकड़ना था। नियम और विनियमन गु, एक गोल और अन्य वर्ग, एक साथ काम किया और दुनिया में सभी गु पर कब्जा कर सकते हैं। एक दीर्घायु गु कुछ भी मुश्किल नहीं था। रेनजू ने दीर्घायु गु का प्रयोग किया और अपनी जवानी वापस पा ली तथा पुनः 20 वर्ष का हो गया। लेकिन अब नियम गु ने कहा, मानव, यद्यपि आपने हमें वश में कर लिया है, लेकिन हर बार जब आप हमें आदेश देंगे तो इसमें एक नियम और विनियमन जुड़ जाएगा। विनियमन गु ने जारी रखा, हम आपके लिए दीर्घायु गु को पकड़ सकते हैं, ये पहला आदेश है। हमारा नया नियम और विनियमन ये है कि हम आपके लिए एक ही गु को बार बार नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि रेनजू फिर से दीर्घायु गु को पकड़ना चाहे तो दो नियम और विनियमन गु मदद नहीं करेंगे। रेनजू ने सिर हिलाया, उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना दूसरा आदेश दिया, तो फिर दीर्घायु गु के अलावा कृपया मेरे लिए दुनिया के अन्य सभी 10,000 गु को पकड़ लो। नियम गु को यह आदेश मिला और नियम गु एक विशाल वृत्त में बदल गया जिसने ब्रह्मांड को घेर लिया। विनियमन गु एक विशाल वर्ग में बदल गया जिसने बड़ी दुनिया को कवर किया। एक वर्गाकार और एक गोल मिलकर एक विशाल जाल बनाते थे जो पूरे विश्व को घेरे हुए था। जब वे पुनः सिकुड़कर रेनजू के पास लौटे तो दीर्घायु गु के अलावा दुनिया के सभी गु बंदी बना लिए गए। रेनजू बहुत खुश हुआ, अब सारा गु उसका हो गया, अब से वह दुनिया का शासक था। लेकिन जैसे ही उसने जाल खोला, एक झटके के साथ बड़ी संख्या में कीड़े बाहर उड़ गए और जिन गु को पकड़ने के लिए नियम और विनियमन गु ने कड़ी मेहनत की थी, वे सभी उत्साह से भाग निकले। जब रेनजू ने जाल बंद किया तो केवल 5 गु बचे थे। ऐसा क्यों है? रेनजू आश्चर्यचकित था। नियम और विनियमन ने उसे उत्तर दिया, मानव, दुनिया में सभी प्रकार की क्षमताओं वाले 10,000 से अधिक गु हैं। तुम्हारे पास न तो बल है न ज्ञान, फिर तुम उन्हें कैसे वश में कर सकोगे? हम केवल आपके लिए गु को पकड़ सकते हैं। उन्हें वश में करने के लिए आपको उनसे अपने लिए काम करवाने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, यह आपका दूसरा आदेश है, इसलिए हम एक दूसरा नियम और विनियमन जोड़ेंगे। अब से हम एक समय में आपके लिए केवल एक गु ही पकड़ सकते हैं। रेनजू केवल सिर हिला सका और उसने सावधानीपूर्वक जाल खोला जिसमें केवल एक छोटा सा अंतर दिखाई दिया। शेष 5 गु में शक्ति और बुद्धि गु शामिल थे। ये देखकर रेनजू बहुत खुश हुआ। उसने स्ट्रेंथ गु से कहा, स्ट्रेंथ गु, तुमने मुझे तब छोड़ दिया था, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? यदि तुम अब मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता लौटा दूंगा। शक्ति गु ने कहा, मानव, तुम गलत हो। मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं नहीं जा सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं यहीं रहना चाहता था। तुम मुझे वश में करना चाहते हो लेकिन यह असंभव है। मैं केवल अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों के आगे झुकता हूं, लेकिन तुम्हारा तो सवाल ही नहीं उठता। हम फिर चाहे जो भी सौदा कर लें, मुझे अपनी जवानी दे दो और मैं अस्थायी रूप से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रेनजू ये सुनकर झिझक गया। उसने अभी अभी अपनी जवानी वापस पाई थी, क्या वह इसे फिर से खोने वाला था? लेकिन वह ताकत चाहता था। वह जानता था कि ताकत से वह और अधिक मजबूत हो जाएगा और जीवन आसान हो जाएगा। इसके अलावा ताकत के साथ वह अधिक गु को वश में कर सकता था। इस प्रकार रेनजू ने इसे स्वीकार कर लिया और इसके साथ दूसरा सौदा किया। रेनजू एक बार में मध्यम आयु का हो गया और ताकत गु वेब से बाहर उड़ गई और रेनजू के कंधे पर आ गिरी। रेनजू में ताकत थी और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने विजडम गु से कहा, विजडम गु, तुमने मुझे तब छोड़ दिया था, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? यदि तुम अब मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता लौटा दूंगा। बुद्धि गु ने कहा, मानव, तुम गलत हो। मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं नहीं जा सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं यहीं रहना चाहता था। तुम मुझे वश में करना चाहते हो लेकिन यह असंभव है। मैं केवल उन लोगों के आगे झुकता हूं जो मुझसे अधिक चतुर हैं, फिर भी तुम मुझसे अधिक चतुर नहीं हो। लेकिन हम फिर से सौदा कर सकते हैं। मुझे अपनी मध्य आयु दे दो और मैं अस्थायी रूप से आपकी बात मान लूंगा। ये सुनकर रेनजू ने दोबारा ऐसा सौदा करने से इनकार कर दिया।
वह अपने जीवन को अधिक मूल्यवान समझता था और वह ये भी जानता था कि एक बार जब वह अपनी अधेड़ उम्र बेच देगा तो उसके पास केवल बुढ़ापा ही बचेगा। कुछ ही समय में शक्ति और बुद्धि गु उसे फिर से छोड़ देंगे, ठीक पिछली बार की तरह। रेंजू ने सौदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह विजडम गु को जाने नहीं देना चाहता था। विजडम गु चिंतित थी, अनिच्छा से हार मान रही थी। ठीक है मानव, तुम जीत गए। इस बार मैं तुमसे हार गया। जब तक तुम मुझे ये बता दोगे कि तुमने मुझे पकड़ने के लिए कौन सी विधि अपनाई, मैं हार मान लूंगा और तुम्हारे अधीन रहते हुए तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। ये सुनकर रेंजू बहुत खुश हुआ और इससे पहले कि नियम और विनियमन गु उसे रोक पाते, उसने कहा, मैंने आपको पकड़ने के लिए नियम और विनियमन गु का इस्तेमाल किया। बुद्धि गु सुनकर हंस पड़ी, मुझे याद आ गया, इसलिए इन गु को नियम और विनियमन कहा जाता है। हाँ, अब जब मैं तुम्हारे नाम जान गया हूं तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए वह एक प्रकाश की चमक में बदल गया और उड़कर हवा में गायब हो गया। नियम और विनियमन गु शिकायत करने लगे, मानव, हमने तुमसे बहुत पहले कहा था कि हमारा नाम केवल तुम्हें ही पता होना चाहिए, दूसरों को नहीं। अन्यथा हम दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। देखो क्या हुआ, अब जब विजडम गु हमारे नाम जानता है तो ये मुसीबत का संकेत है। तभी रेंजू को एहसास हुआ कि विजडम गु ने उसे धोखा दिया था। वह दुखी था क्योंकि वह जानता था कि उसने नियमों और विनियमों का उपयोग करके विजडम गु को पकड़ने का एकमात्र मौका खो दिया है। इतना कहकर गु यूबो की कहानी समाप्त हो गई। उसने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। अकादमी के वरिष्ठ सदस्य अपनी सीट से उछल पड़े। उसने रेंजू की कहानी बहुत पहले सुनी थी, लेकिन गु यूबो के मुंह से उसका अर्थ अधिक बड़ा था। उसकी निगाहें चमक उठी और उसका दिल समझ गया। उन्होंने गु यूबो की ओर थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, कबीले के नेता, आप इस कहानी का उपयोग एक सादृश्य के रूप में कर रहे हैं। फैंग युआन को विजडम गु और कबीले को रेंजू के रूप में। यद्यपि रेंजू ने विजडम गु को पकड़ने के लिए नियम और विनियमन गु का उपयोग किया और उसे जाल में फंसाने में कामयाब रहा, लेकिन विजडम गु अंततः बच निकला। ऐसा कहते हुए अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने कुछ देर रुककर इसके बारे में सोचा, फिर गु यूबो की ओर देखा। श्रीमान कबीले के नेता, आप चाहते हैं कि मैं फैंग युआन को छोड़ दूं और उस पर दबाव डालना बंद कर दूं। लेकिन वह और अधिक आगे बढ़ता जा रहा है। गु यूबो ने अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति की बात रोकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बैठने और बोलने का संकेत दिया। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने बैठकर गु यूबो को आह भरते हुए सुना, आपकी समझ अभी भी शानदार है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आप आसानी से मेरी बात समझ रहे हैं। दुर्भाग्यवश स्थिति के बारे में आपकी समझ अभी भी बहुत कम है। आप केवल अपने सामने मौजूद जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अकादमी एक छोटी सी बात है और कुल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि तुम किस बात से चिंतित हो। तुम्हें डर है कि अन्य छात्र फैंग युआन द्वारा बुरी तरह दबा दिए जाएंगे और अंततः उनके दिल की आग खत्म हो जाएगी। हे। गु यूबो ने अपना सिर हिलाया, अकादमी के वरिष्ठ की ओर इशारा करते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कबीला क्या कर रहा है? क्या आप नए लोगों को तैयार करने के लिए सिर्फ अपनी अकादमी पर निर्भर हैं? बिल्कुल नहीं, हर छात्र के पीछे उसके माता पिता, बड़े बुजुर्ग और मित्र होते हैं। केवल इन लोगों के समर्थन, प्रोत्साहन, उम्मीदों से ही हमारे गु यू कबीले की नई पीढ़ी के दिलों में आत्मविश्वास और प्रेरणा हो सकती है। फैंग युआन ने वास्तव में बार बार मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है, उनमें उत्कृष्टता का आभास मिलता है। मैं गुप्त रूप से फैंग जेंग पर नजर रख रहा हूं और मुझे फैंग युआन की जबरन वसूली के बारे में लंबे समय से पता है, बस उसे जारी रखने दो। फैंग जेंग, मो बेई और ची चेंग, इन असभ्य जेडों को प्रशिक्षित करने के लिए उसका उपयोग करें। इस मामले में कई फायदे हैं। कम से कम इस बार के छात्रों के पास पिछले सभी सत्रों की तुलना में सबसे अच्छा युद्ध कौशल है। अकादमी के बुजुर्ग चिंतित थे, लेकिन कबीले के नेता, अत्यधिक बाधाएं भी अच्छी बात नहीं है, यह जैड को कुचल देंगी। विशेष रूप से अब फैंग युआन के पास शराब कीड़ा है। ये कीड़ा रैंक एक गु मास्टर को बहुत मदद प्रदान करता है। मुझे चिंता है कि रैंक एक स्तर पर फैंग युआन के दमन के तहत कोई भी स्थिति को पलट नहीं सकता है। तो फिर उन्हें स्थिति को बदलने में असमर्थ होने दो। गु यूबो ने सत्ता में बैठे व्यक्ति की शालीनता और उदासीनता दिखाते हुए कहा, ये छोटा सा झटका, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये मौत से भी ज्यादा डरावना है? अपने परिवार के बुजुर्गों के सहयोग के बावजूद यदि उनमें प्रेरणा की कमी है तो वे शुरू से ही अच्छे नहीं हैं और उनका पालन पोषण करने का कोई मूल्य नहीं है। इस कबीले में हर साल अकादमी में ढेर सारे नए छात्र आते हैं, इसलिए यदि यह सत्र सफल नहीं होता है तो अगला सत्र हमेशा ही सफल रहेगा। जहां तक गु यू फैंगजेन की बात है तो कल रात से मैं उसे गुप्त रूप से पढ़ाऊंगा। कबीले के नेता की व्यक्तिगत शिक्षा के साथ ये वास्तव में गु यू फैंगजेन का भाग्य है। अकादमी के बुजुर्ग ने उचित समय पर अपने जूते चाटे। 1
गु यूबो की अभिव्यक्ति नर्म हो गई जब उन्होंने अकादमी के एल्डर को देखा, निर्देश देते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि इतने दशकों के बाद भी आप अभी भी अकादमी के एल्डर क्यों हैं? अधिक सहनशीलता रखो। मैं जानता हूं कि फेंग युआन ने तुम्हारी गरिमा का हनन किया है और तुम्हें अपमानित किया है, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच एक युवा पीढ़ी के कनिष्ठ के साथ इतना गणनात्मक होना चाहिए? मैं जानता हूं कि फेंग युआन में पहले से ही कुछ समझ है, लेकिन वह अभी भी एक युवा है और जल्दबाजी में काम करने की आदत रखता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सार्वजनिक रूप से गार्डों को चोट नहीं पहुंचाता और आपको इस संकट में नहीं डालता। उस समय वह अंदर से क्रोधित थे और यह समझा जा सकता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति से लेकर आम आदमी तक कबीले पर गुस्सा होना सामान्य बात है। वह वास्तव में बहुत बचकाना है। आप यह उससे कह सकते हैं कि वह शराब के कीड़े को छिपाने की कोशिश कर रहा है। शराब का कीड़ा कैसे छुपाया जा सकता है? वह अभी परिपक्व नहीं है और अभी भी मासूम है। उसे डरावना प्राणी मत समझिए। मैं उनकी तुलना बुद्धि गु से करते हुए उनके बारे में बहुत अधिक सोच रहा हूँ। अधिक से अधिक, उसके पास थोड़ी बहुत बुद्धि तो है, परंतु सच्ची बुद्धि और ज्ञान का अभाव है। यदि उन्होंने ये तथ्य छिपाया कि वे चुपचाप मध्य स्तर तक पहुंचे थे, या उन्होंने बिना किसी नाराजगी के कक्षा अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया था, तो ये वास्तव में गहरी साजिश होगी। कबीले के नेता, आपका मतलब क्या है? अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी भौहें उठाईं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फेंग युआन कबीले से असंतुष्ट है, इसलिए उसे अपना गुस्सा निकालने देना चाहिए। एक चींटी हाथी पर थूक रही है, क्या हाथी को इसकी परवाह होगी? भावनाओं को बाहर आने देना चाहिए, उन्हें अंदर दबाकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए एक बार जब वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से कबीले में विलीन हो जाएगा। हमारा गु यू कबीला लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में है, जब से इसकी पहली पीढ़ी ने इसकी स्थापना की थी। ऐसे अनगिनत लोग थे जो कबीले से असंतुष्ट थे, लेकिन क्या उनमें से कोई भी अंततः कबीले को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाया? एक कुल केवल नियमों और विनियमों के बारे में नहीं है, इसमें रक्त संबंध और रिश्तेदारी भी शामिल है। रेनजू ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमों और विनियमों का उपयोग करना चाहता था। फिर भी न केवल वह हार गया, बल्कि उसने नियमों और विनियमों की भी अवहेलना की। इस कहानी में गहरा अर्थ छिपा है। नियम खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोग जीवित हैं, और रिश्ते गहरे हैं। यदि आप केवल लोगों को पकड़ने के लिए नियमों और विनियमों का उपयोग करना जानते हैं, तो ये केवल असंतोष को बढ़ाएगा और फेंग युआन को कबीले से और अधिक अलग कर देगा। फेंग युआन केवल सी ग्रेड का है। यदि वह भाग्यशाली रहा तो दसियों वर्षों के बाद भी वह कबीले का निम्न श्रेणी का मुखिया ही रहेगा। लेकिन वह अभी भी गु यू फेंगजेन का जुड़वा भाई है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? समझा। गु यूबो का अंतिम वाक्य सुनकर अकादमी के बुजुर्ग को तुरंत एहसास हो गया। अगर किसी परिवार में केवल नियम और कानून है, तो वह परिवार मृत वस्तुओं का ढेर है। लेकिन अगर आप इसमें रक्त संबंध जोड़ दें तो ये जीवित रहेगा। गु यूबो ने सिर हिलाया, और एक और वाक्य, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। कृपया मुझे चेतावनी दीजिए, श्रीमान कबीले के बुजुर्ग। गु यूबो ने दूर से खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा। समुद्र हजारों नदियों के पानी को धारण कर सकता है, यह अपनी क्षमता के कारण बड़ा है। एक व्यक्ति महान तब होता है जब वह अन्य लोगों के प्रति सहनशील और क्षमाशील हो। इसे याद रखो और चले जाओ। हाँ कबीले के नेता महोदय, आपका अधीनस्थ अब विदा लेता है, अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने हॉल से बाहर जाते हुए कहा। आज रात का चांद विशेष रूप से गोल था। चांद की रोशनी शानदार और मलमल की तरह चमक रही थी, जो किंग माओ पर्वत पर फैल रही थी। ट्रेजर ब्रास टॉड प्रत्येक छलांग में 100 मीटर की दूरी तय करता था। आगे बढ़ने की उसकी छलांग लगाने की विधि के कारण खड़ी और संकरी पहाड़ी राह उसके लिए सीमा या बाधा का काम नहीं कर सकी। जियाफू और उसका दल ट्रेजर ब्रास टॉड की पीठ पर बैठ गया। गु यू गांव से बाहर निकलने के बाद वे एक बार फिर व्यापारी कारवां की दिशा की ओर बढ़ गए। हवा उनके कानों के पास से गुजरी और उनकी नजर खजाने वाले पीतल के टोट पर पड़ी जो ऊपर नीचे जा रहा था। चांदनी सबके चेहरों पर चमक रही थी और वे सभी गंभीर दिख रहे थे, जबकि जियाफू का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। थोड़ी देर बाद एक करीबी अधीनस्थ इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सका और जियाफू से पूछा, मास्टर, अब हम क्या करने जा रहे हैं? जिया जिनशेन की मृत्यु के बाद एक बार मास्टर वापस आ जाए तो आप पुराने मास्टर को कैसे जवाब देंगे? क्या हमें पहले कोई बलि का बकरा ढूंढना चाहिए? जियाफू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन सवाल टाल दिया, क्या आप रेनजू की कहानी जानते हैं? अधीनस्थ व्यक्ति दंग रह गया, उसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। एक बार तो उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। जियाफू ने आगे कहा, रेनजू के पास नियम और विनियमन गु था, और वह दुनिया के सभी 10,000 गु को पकड़ सकता था, जिससे उसे ताकत तो मिली लेकिन बुद्धि खो गई। उस समय भी उसके जाल में 3 गु मछलियां थीं। उन्होंने खोला और देखा कि वे क्रमशः एटीट्यूड गु, बिलीफ गु और सस्पिशन गु थे। रेनजू उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार 3 गु केवल उसके साथ शर्त लगा सकते थे। एक बार जब रेनजू जाल खोल देता है,
तो वे 3 अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं, और जो भी रेनजू द्वारा पकड़ा जाता है उसे वश में कर लिया जाता है। अनुमान लगाओ, अंत में रेनजू ने किसे पकड़ लिया? विश्वसनीय सहयोगी ने सोचा और उत्तर दिया, यह एटीट्यूड गू है। आप जानते हैं क्यों? जियाफू ने पूछा। वफादार अधीनस्थ ने अपना सिर हिलाया। जियाफू ने हंसते हुए कहा, क्योंकि रवैया ही सब कुछ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिताजी को विश्वास है या संदेह, मैंने अपना रवैया पहले ही प्रदर्शित कर दिया है। जिया जिनशेंग लापता हो गया और मैंने तुरंत कारवां में जांच शुरू कर दी। जैसे ही मुझे इसका सुराग मिला, मैं बिना रुके गुयू कबीले की ओर दौड़ पड़ा। गांव में मैंने उनके द्वारा हमला किए जाने का खतरा उठाते हुए उनसे वही पूछताछ की। मैं बैठा भी नहीं, और फेंग युआन के शब्दों को साबित करने के लिए मैंने रैंक 4 बांस सज्जन का उपयोग करने तक की बात कही। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं दिव्य अन्वेषक को नियुक्त करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करूंगा और इस मामले की जांच के लिए टाई लेंग जू को आमंत्रित करूंगा। भले ही जिया जिनशेंग मर गया हो या जीवित हो, उसके भाई के रूप में मैंने पहले ही वह सब कर दिया है जो मुझे करना चाहिए। मेरा रवैया सब कुछ दर्शाता है। मैंने पहले भी इस पर विचार किया है, हमें किसी बलि का बकरा नहीं चाहिए। हम इसी ईमानदार स्थिति में वापस जाएंगे, क्योंकि इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी। बलि का बकरा ढूंढना, यह शायद जियागुई का जाल हो सकता है। अगर मुझे कोई बलि का बकरा मिल जाए तो वह भी मामले को पलटने के लिए कोई न कोई व्यक्ति ढूंढ ही लेगा। उनके अधीनस्थ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मास्टर, आपको सचमुच संदेह है कि युवा मास्टर जियागुई इसके पीछे थे? हम उसके अलावा और कौन कोई काम इतनी कुशलता से कर सकता है? इतना कहते हुए जियाफू का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। इससे पहले मैं हमारे खून के रिश्ते के बारे में सोच रहा था और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चूंकि वह इतना धूर्त है, इसलिए मुझे उसकी आंख के बदले आंख ही चुकानी पड़ेगी। मुझे बेईमान होने का दोष मत दो। वह नहीं जानता था कि कहीं दूर एक जोड़ी आंखें उसे विदा कर रही थीं। फेंग युआन पहाड़ी पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। आज रात का दृश्य सचमुच शानदार था। सुनहरे पीले रंग का गोल चांद रात के आकाश में ऊपर इतना चमक रहा था कि पूरी पृथ्वी उसकी रोशनी से जगमगा रही थी। आसपास के हरे भरे पहाड़ हरे भरे और रसीले थे, तथा हर प्रकार की वनस्पतियां उग रही थीं। मान पर्वत के देवदार और सरू के वृक्ष, साथ ही किंग माओ पर्वत के विशिष्ट हरे भालानुमा बांस, लगातार गुच्छों में एक के बाद एक बढ़ते गए। गहरे हरे रंग का एक विस्तृत विस्तार पहाड़ की चोटी से झरनों की तरह बहकर पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया। दूर दूर तक फैले पहाड़ चांदनी रात में एक उलझी हुई काली छाया बना रहे थे। टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई पहाड़ी सड़क बकरी की आंतों की तरह प्रतीत होती थी, जो दूर तक घुमावदार रास्ते से गुजरती थी, कभी कभी जंगल से दूर निकल जाती थी, जो पूरे रास्ते तक फैली हुई थी। जियाफू और उनका समूह ट्रेजर ब्रास टॉड के ऊपर बैठे थे और पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे छलांग लगाते हुए मेंढक पर आगे बढ़ते गए, अंततः उनकी आकृतियां पेड़ों से ढक गईं। यद्यपि पहाड़ी इलाका ट्रेजर ब्रास टॉड की गति को प्रभावित नहीं कर सकता था, फिर भी जियाफू ने किंग माओ पर्वत को लापरवाही से काटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह राक्षसों की भीड़ में घुस जाता तो अपनी चौथी श्रेणी की साधना के साथ भी वह बिना किसी नुकसान के बाहर नहीं आ पाता। इसलिए पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा रास्ता है। कुछ समय पहले फेंग युआन एक छाता पकड़े पहाड़ी पर खड़ा था और कारवां को रवाना कर रहा था। लेकिन अब वह फिर से यहाँ था, जियाफू को जाते हुए देख रहा था। जिया जिनशेंग की हत्या से उत्पन्न समस्या अंततः सुलझ गई है। उसकी आंखें अंधेरी और दूर थीं, जबकि उसका हृदय शांत था, एक प्रकार की शांति। उस रात जिया जिनशेंग की हत्या करने के बाद से ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि ढीले सिरों को कैसे जोड़ा जाए। वह स्पष्ट था कि बिना आधार या समर्थन के अगर सच्चाई सामने आ गई तो गुयू कबीले निश्चित रूप से उसका बलिदान कर देंगे। लेकिन अगर वह इसे छिपाता रहा तो एक दिन सच्चाई उजागर हो ही जाएगी। झूठ बोलने का एक स्मार्ट तरीका है सच और झूठ दोनों को साथ रखना, उसके झूठ में कुछ सच और उसके सच में कुछ झूठ। उसे परेशानी को कहीं और मोड़ना पड़ा। ये घटना एक शतरंज के खेल की तरह थी जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थे। एक तरफ जियाफू का कारवां है, जबकि दूसरी तरफ गुयू कबीला है। इस घटना में चाहे वह गुयू बो हो, अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति हो या जियाफू, वे सभी मोहरे थे, यहां तक कि स्वयं फेंग युआन भी सिर्फ एक मोहरा था। अपने आप को प्रतिनिधित्व करने वाले मोहरे की रक्षा के लिए उसे दो विरोधी पक्षों का उपयोग करना पड़ा और उनके बीच एक मौका खोजना पड़ा। कुछ दिन पहले ही फेंग युआन ने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले उन दो गार्डों का उपयोग अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी के साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किया। इसके बाद उसने शराब के कीड़े के अस्तित्व को छुपाया और कबीले के लोगों की जिज्ञासा को जगाया, जिससे उच्च अधिकारियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी को निजी जांच करने की अनुमति भी दे दी।
इसके बाद उसने अपने सहपाठियों से जबरन वसूली की और कबीले के प्रति अपनी उतावलेपन, जंगलीपन और नाराजगी को व्यक्त किया तथा गुयू के उच्च अधिकारियों के सामने कमजोरी दिखाई। फिर वह दिन गिनने लगा और जियाफू का इंतजार करने लगा। पूछताछ के दौरान उसने अपनी अपरिपक्वता और भय प्रदर्शित किया, जिसके कारण वह दूसरों के विचारों को प्रभावित करने में सक्षम हो गया। उन्हें सच्चाई का पता लगाने दें। अंत में उसने गुयू कबीले और जियाफू के विरोधी हितों का उपयोग किया और अकादमी के उस बुजुर्ग को, जो उसके प्रति संदिग्ध था और जांच कर रहा था, अपना प्रत्यक्षदर्शी बना लिया। बांस सज्जन एक छोटी अप्रत्याशित दुर्घटना थी, लेकिन यह अभी भी एक रैंक 4 गु था और वसंत शरद ऋतु सिकाडा की आभा के तहत बांस सज्जन विडंबना यह है कि फेंग युआन का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अंत में फेंग युआन ने न केवल स्पष्ट रूप से बताया कि उसे शराब कीड़ा कहां से मिला, बल्कि उसने इसका दोष निर्दोष जिया गुई पर डाल दिया, जबकि वह खुद इस घटना से बाल बाल बच गया। अकादमी के वरिष्ठ को पीछे रहने के लिए कहा गया था। ऐसा लगता है कि गुयू बो अकादमी के मामलों में हस्तक्षेप करने जा रहा है और मुझ पर दबाव बनाने की योजना से छुटकारा पा रहा है। स्वभाव से ही उनमें सहनशीलता है, लेकिन उसका असली मकसद मैं नहीं, बल्कि संभवतः फेंग झेंग है। इस मामले को तूल देने के पीछे मेरा एक उद्देश्य हंगामा खड़ा करना और उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना था। यदि गुयू बो नहीं आते हैं, तो भी गुयू मो चेन और ची लियान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सामने आएंगे। जहां तक जियाफू का सवाल है, उसे अब यह निश्चित हो जाना चाहिए कि जियागुई ही अपराधी है। उसके सीने में बदले की ज्वाला जल रही है। हे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। मेरे हस्तक्षेप से उनके भाई बहनों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या गु मास्टर प्रतियोगिता को आगे लाया जाएगा। ओह हाँ, अभी भी वह दिव्य अन्वेषक टाई लेंग जू है। टाई लेंग जू। हम्फ। फेंग युआन ने ये नाम दोहराया और आधे पल के बाद हल्के से मुस्कुराया। धार्मिक मार्ग के बीच ये वास्तव में एक चरित्र है। दुर्भाग्यवश वे सरकारी कामकाज में व्यस्त हैं और उनका कार्यक्रम भी बहुत व्यस्त है। इस मामले में उसे आने के लिए राजी करना आसान नहीं है। जियाफू अपना रवैया दिखाना चाहता है, इसलिए उसे आमंत्रित करना होगा, लेकिन समय का अनुमान लगाना कठिन है। कम से कम 2 से 3 साल के समय में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। 2-3 वर्षों में वह दूसरे या तीसरे दर्जे की साधना कर लेगा। तब तक जीवन पूरी तरह से अलग नजर आने लगेगा। रात की हवा पहाड़ों की ताज़ी ठंडी हवा के साथ बह रही थी, जो एक प्रकार की सुगंध लेकर अंदर तक पहुंच रही थी। फेंग युआन ने गहरी सांस ली और अधिक तरोताजा महसूस किया। उसने दूर तक देखा, उसकी दृष्टि का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। चांदनी रात में उन्मुक्त पहाड़ियां मनोरम, शांत और शुभ दिख रही थीं। उज्ज्वल चांद पाइन्स के बीच रोशनी देता है, स्पष्ट वसंत पत्थर पर बहता है। फेंग युआन ने जब हल्के से पाठ किया तो वह पृथ्वी की एक दंतकथा की एक पंक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बंदरों का एक समूह था जो चंद्रमा का पीछा कर रहा था। उन्होंने कुएं में चांद देखा और वे उसे निकालना चाहते थे। पीछे वाले बंदर ने अपने आगे वाले बंदर की पूंछ पकड़ ली और उसके आगे वाले बंदर ने अपने आगे वाले बंदर को पकड़ लिया। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि पहला बंदर कुएं के पानी की सतह को छूने में सक्षम नहीं हो गया। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पानी में लहरें उठी और चांद गायब हो गया। इस दुनिया में लोग ऐसे ही थे। वे चांद का प्रतिबिंब देखते और सोचते कि यह असली चीज है, यह न जानते हुए कि यह केवल कुएं का चांद था, उनकी आंखों का चांद था, या केवल उनके दिलों का चांद था। इस जीवन में मैं वास्तविक चंद्रमा बनने की आशा करता हूं, जो पहाड़ों और आकाश से ऊपर उठेगा, बादलों और समुद्रों के साथ खेलेगा, प्राचीन काल का अनुसरण करेगा और विभिन्न आकाशों के ऊपर अंधेरे में चलेगा। फेंग युआन की आंखें बिल्कुल साफ थीं और उसकी पुतलियों में खूबसूरत हरे पहाड़ प्रतिबिंबित हो रहे थे। पहाड़ी पर एक किशोर का दुबला शरीर चुपचाप खड़ा था। रात्रि के आकाश में ऊपर लटका हुआ एक सुनहरा चंद्र चक्र, जो एक डिस्क के आकार का है। ये प्राचीन काल से अस्तित्व में है। रात्रि के आकाश में भ्रमण करता हुआ किशोर की छोटी सी छाया चूना पत्थरों पर हल्की सी डालती है। गर्मियों की शुरुआत में रात का आकाश बहुत सुंदर होता है। आकाश में एक भी बादल नहीं तैर रहा था और तारे क्रिस्टल की तरह टिमटिमा रहे थे, जो भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली चमक के साथ चमक रहे थे। चंदन के झींगुर ड्रैगनपिल झींगुरों का स्थान लेने के लिए मंच पर आए और उन्होंने घास की झाड़ियों, नालों और पेड़ों की शाखाओं में अपने भावनात्मक गीत गाए। गुयुए गांव जगमगा रहा था, मानो उसमें चमकते तारों वाला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा हो। एक एक करके गहरे हरे बांस के घर रात की हवा में खड़े थे और सितारा गुंबद के नीचे एक शांत और शांतिपूर्ण माहौल था। फेंग युआन अब गांव में नहीं था, लेकिन वह चट्टानों की दरारों के बीच स्थित गुप्त गुफा में घुस गया था। वह जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठा था, उसका हाथ छवि की दीवार को सहला रहा था, उसकी हथेली से नीले रंग की चांदनी की किरणें निकल रही थीं। छवि दीवार पर मूल दृश्य पहले ही गायब हो चुका था और अब यह आसपास की अन्य पत्थर की दीवारों से अलग नहीं था।
यदि फेंग युआन को ये स्थिति याद नहीं होती तो और कौन जान पाता कि इस छवि दीवार के नीचे फूल वाइन भिक्षु की शक्ति विरासत में छिपी हुई थी। 1 महीने पहले एक रात को छवि दीवार बदल गई और फूल मदिरा भिक्षु का गुप्त ठिकाना प्रकट हो गया। इमेज वॉल पर पहले फ्लावर वाइन मॉन्क का खून से नहाया हुआ वीडियो दिखाया गया, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया कि वह अपनी विरासत छोड़कर जा रहा है। इसके बाद खून से सने शब्दों की एक पंक्ति थी जो खोजकर्ता को संकेत दे रही थी कि वह छवि की दीवार को तोड़ दे और गुफा का द्वार प्रकट हो जाएगा। फिर शब्द गायब हो गए और छवि दीवार की फोटो ऑडियो गू की शक्ति समाप्त हो गई और छवि दीवार एक साधारण दीवार बन गई। यद्यपि वह फूल शराब भिक्षु की विरासत के बारे में जानता था, फेंग युआन के पास इसे तलाशने का समय नहीं था। चूंकि यह एक अप्रत्याशित घटना थी, इसलिए उसे मौके पर ही जिया जिनशेंग को मारना पड़ा और वह उस रात सबूत मिटाने में व्यस्त रहा। आगामी पूछताछ के लिए उसे सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी और उसने गांव के अंदर अपनी गतिविधियों को सीमित कर दिया था। जब जियाफू चला गया और अकादमी के बुजुर्ग ने अपनी जांच बंद कर दी, लगभग 10 दिन बाद ध्यान हट गया और फेंग युआन अंततः गुफा में वापस जा सका। छिद्र में हरे तांबे का समुद्र कम हो रहा था क्योंकि फेंग युआन ने अपने दाहिने हथेली पर मूनलाइट गू में अपना आदिम सार तैनात किया था। मूनलाइट गू से हल्की चांदनी निकल रही थी और वह लगातार टिमटिमा रही थी। इसके प्रभाव से चट्टान की दीवार धीरे धीरे टूट गई और भारी मात्रा में चट्टान का चूर्ण जमीन पर गिर गया। यह फेंग युआन का मूनलाइट गू पर व्यापक नियंत्रण था, वही विधि जिसका उपयोग उसने जुए की चट्टानों को खोलने के लिए किया था। चट्टानों को खोलने की तुलना में यह विधि अधिक कठोर थी, लेकिन इस मोटी चट्टान की दीवार को तोड़ने में यह विधि थोड़ी अधिक कोमल प्रतीत हुई। ये छठा दिन था जब फेंग युआन चट्टान की दीवार को छीलने के लिए मूनलाइट गू का उपयोग कर रहा था। फर्श पर गहरे लाल रंग के पत्थर के चूर्ण का एक मोटा ढेर था। तार्किक रूप से कहें तो किंग माओ पर्वत की मिट्टी पूरी तरह हरे रंग की थी, लेकिन यहाँ मिट्टी अजीब तरह से चमकीली लाल थी और उसमें से गहरी चमक निकल रही थी। लेकिन सौभाग्य से प्रकाश के इस स्रोत के कारण फेंग युआन को मशाल तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संदेह से बचने के लिए फेंग युआन ने किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया। चट्टान की दीवार को तोड़ने के लिए निस्संदेह स्टील के हथौड़े और कुदाल बेहतर थे, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो दीवार टूटने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजती। इस बात की परवाह किए बिना कि बाहरी दुनिया को हल्की या तेज आवाज सुनाई देगी, फेंग युआन ऐसे सभी संभावित संदिग्ध बिंदुओं को खत्म करना चाहता था। अक्सर बारीक विवरण ही किसी की जीत या हार का फैसला करते हैं। फेंग युआन के लिए सतर्क रहना न केवल उसकी अच्छी बात थी, बल्कि यह उसकी आदत की तरह था। अपने पिछले जीवन में वह लापरवाह और निश्चिंत था, लेकिन उसे जल्दी ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक कहावत है कि उम्र बढ़ने पर लोग अधिक कायर हो जाते हैं। फिर भी वास्तव में ये कायरता नहीं, बल्कि धैर्यपूर्ण सतर्कता है। 500 वर्षों के अनुभव ने सावधानी शब्द को उनकी आत्मा में गहराई से बैठा दिया। पफ, एक गहरी सांस लेते हुए फेंग युआन ने धीरे धीरे अपने आदिम सार का संचरण रोक दिया। वह बहुत थककर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने छवि दीवार के पूरे स्लैब में से लगभग 3 इंच मोटाई खोद ली थी, जो आधे आदमी की ऊंचाई के बराबर थी। फेंग युआन ने अपने कंधों का व्यायाम करते हुए और पैरों को खींचते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। लंबे समय तक बैठे रहने के कारण उनके पैरों में सुन्नपन महसूस हो रहा था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। फेंग युआन ने अपनी उंगलियां मोड़ी और चट्टान की दीवार पर दस्तक दी। आवाज सुनकर वह मन ही मन थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह बता सकता था कि दीवार पतली हो रही थी। ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए उसने एक बार फिर अपने छिद्र के अंदर की स्थिति की जांच की। हरे तांबे का आदिम सार 20% से भी कम बचा था। कड़ी मेहनत जारी रखो। फेंग युआन ने अपने दांत पीस लिए और अपना दाहिना हाथ फिर से चट्टान की दीवार पर फैला दिया। पानी के समान नीले रंग की चांदनी लगभग 15 मिनट तक चमकती रही। फिर अचानक फेंग युआन ने अपनी गतिविधियां रोक दी। उसने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और पाया कि चट्टान की दीवार में पहले से ही एक छोटा सा छेद था। वह तुरंत खड़ा हुआ और लात मारने लगा। जोरदार आवाज के साथ छेद फैल गया और बांस की टोकरी जितना बड़ा हो गया। फेंग युआन ने सावधानी से कुछ कदम पीछे ले लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस छेद से बासीपन निकल रहा है और वह गुप्त गुफा में प्रवेश कर रहा है। गुप्त गुफा का वायु संचार अच्छा नहीं था। फेंग युआन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और चट्टान की दरार को छोड़कर बाहरी दुनिया में लौटने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद ही वह वापस लौटा। गुफा में बासीपन का एहसास पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर था और फेंग युआन ने छेद के आकार को बढ़ाना जारी रखा, कभी कभी मूनलाइट गू का उपयोग करते हुए और कभी कभी खुदाई करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हुए या अपने पैरों से लातें मारते हुए। थोड़ी देर बाद उसने अंततः छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वह उसमें समा सके। छेद से देखने पर नीचे की ओर एक तिरछा रास्ता दिखाई देता था। रास्ता शुरू में संकरा था, लेकिन जैसे जैसे वह गहरा होता गया उतना ही चौड़ा होता गया।
पहले तो प्रवेश करते समय व्यक्ति को अपना सिर नीचे झुकाना पड़ता है, लेकिन रास्ते के उत्तरार्ध में वह अपनी पीठ सीधी करके बड़े कदम उठाने में सक्षम हो जाता है। गुफा की दीवारें अजीब लाल मिट्टी के रंग की थीं, जिनसे हल्की लाल चमक निकल रही थी। इससे मार्ग का अंदरूनी भाग दिखाई देने लगा, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और आंखों की दृष्टि से परे था। कोन के कारण फैंग युआन यह नहीं देख सका कि रास्ते के अंत में क्या था। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया और तुरंत अंदर कदम नहीं रखा, बल्कि आंखें सिकोड़कर वहीं खड़ा रहा। ताकत की विरासत विरासत की तरह नहीं थी। विरासत तब होती थी जब कोई गू मास्टर मर जाता था और अपने पीछे कुछ सामान छोड़ जाता था। जो लोग इस विरासत को खोज लेंगे, वे शव पर मौजूद वस्तुएं भी पा सकेंगे। शक्ति विरासत तब होती है जब एक गू मास्टर जो मृत्यु के कगार पर है और अपनी विरासत को विलुप्त होने देने के लिए अनिच्छुक है, या भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए, या दुनिया में अपने अस्तित्व के अंतिम निशान को पीछे छोड़ना चाहता है, आने वाले लोगों का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बाधाएं डालता है। उदाहरण के लिए फ्लावर वाइन मॉन्क को लेते हुए, उन्होंने एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ इस विरासत की स्थापना की, एक बदला लेने वाले को पोषित करना, गुयू कबीले से बदला लेना। यदि आने वाला व्यक्ति इन परीक्षणों को पार करने में सक्षम है तो उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति अंतिम परीक्षण में सफल हो जाएगा, उसे संपूर्ण शक्ति विरासत में प्राप्त होगी। दोनों गुटों के अनुसार शक्ति विरासत को धार्मिक विरासत और राक्षसी विरासत में विभाजित किया गया है। धार्मिक विरासत में अक्सर व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र को परखने के लिए उत्कृष्ट डिजाइन होता था। जो लोग बीच में ही असफल हो जाते हैं, उन्हें कोई प्राणघातक खतरा नहीं होता। शैतानी विरासत अधिक जटिल थी। वे राक्षसी साधक प्रायः पागल और जिद्दी, निर्दयी या सामूहिक हत्यारे होते थे, जिनका सामान्य मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। कुछ शैतानी विरासतों में ऐसी परीक्षाएं होती थीं जो मन की परीक्षा लेती थीं। बहुत सारे दिमाग हिला देने वाले निर्णय लेने के कारण बहुत से लोग एक भी परिणाम प्राप्त किए बिना गहरे और पीड़ादायक विचारों में डूब जाते हैं। कुछ राक्षसी विरासतें बहुत सरल थीं, जैसे एक गुप्त कमरा जिसमें गू कीड़े और आदिम पत्थर थे। कुछ राक्षसी विरासतें अत्यंत क्रूर थीं, और बीच में असफलता अक्सर मृत्यु का कारण बनती थी। कुछ तो और भी अतिवादी थे। कुछ राक्षसी साधकों की विरासत एक बहुत बड़ा झूठ थी, जो अपने आप में एक बड़ा जाल थी। वे किसी को अपने साथ नीचे लाने के नियमों का पालन करते थे, और यहाँ तक कि मरने से ठीक पहले भी वे ये परीक्षण करते थे और दूसरों को धोखा देते थे। फूल वाइन भिक्षु की विरासत किस प्रकार की है? फैंग युआन ने गहराई से सोचा। अपने पिछले जीवन की यादों के कारण वह भविष्य में किसी भी प्रसिद्ध राक्षसी विरासत से मुक्त था, लेकिन विशेष रूप से इस एक को उसके जीवनकाल में किसी ने नहीं खोजा था, और फैंग युआन इसके विवरण से अनभिज्ञ रह गया था। ठीक है, जाल की संभावना अधिक नहीं है, अन्यथा फ्लावर वाइन मॉन्क ने इस छवि दीवार का डिजाइन नहीं बनाया होता। लेकिन क्या इसमें कोई छिपा हुआ तंत्र है? फैंग युआन ने एक पत्थर उठाया और उसे गुफा में फेंक दिया। चट्टान रास्ते में लुढ़क गई और जल्दी ही फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गई। वह गुफा में टकराने की आवाजें गूंजती सुन सकता था। फैंग युआन गहरी सोच में पड़ गया। चट्टान परीक्षण के परिणामों से पता चला कि यह सुरक्षित है, लेकिन वह अभी भी रास्ते में नहीं गया, बल्कि कुछ चट्टान का चूर्ण निकाला और उसे गुप्त गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर फैला दिया। इसी समय उन्होंने चट्टान की दरार के प्रवेश द्वार पर एक परत बिछा दी। इसके बाद वह संकरी चट्टान की दरार से बाहर निकला और वहां से चला गया। नदी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक छिपी हुई झाड़ी में उसे वह हरी बांस की शराब मिली जो वह इस बार अपने साथ लाया था। सील खोलकर उसने एक बड़ा घूंट शराब पी लिया और जानबूझकर कुछ शराब गिरा दी, जिससे उसके कपड़ों पर शराब की गंध आ गई। शराब लेकर वह गांव की ओर चल पड़ा, और जब वह स्कूल के छात्रावास में पहुंचा तो ठीक आधी रात हो चुकी थी। यदि वह अक्सर रात को वापस नहीं आता तो लोगों को संदेह होता। ये बेहतर था, रात को जल्दी निकलना और देर रात वापस लौटना। शराब कीड़ा ढूंढते समय फैंग युआन ने पहले ही ऐसा कर लिया था, और उस पृष्ठभूमि के साथ ऐसा व्यवहार अजीब नहीं था। तारे फीके पड़ जाते हैं और सूरज निकल आता है। एक खामोशी भरी रात।